हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। जैसा कि आप सबको ये इमेज देख के लग गया होगा कि हम लोग पार्लियामेंट को डिस्कस करेंगे। पार्लियामेंट वाले टॉपिक को अब हम कंप्लीट करेंगे। हमने प्रेसिडेंट कंप्लीट कर चुके हैं, वाइस प्रेसिडेंट कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम पार्लियामेंट करेंगे। ऑल्दो प्राइम मिनिस्टर्स और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वाला टॉपिक हमारा बच गया है, लेकिन वो इतना सिंपल है कि मैंने सोचा कि पहले जो डिफिकल्ट टॉपिक है, जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है पार्लियामेंट, उसे कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद में हम प्राइम मिनिस्टर एंड देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कंप्लीट कर लेंगे। वैसे तो ये वाली इमेज नहीं होनी चाहिए थी। ऑन अ लाइटर नोट, अब तो एक नई पार्लियामेंट आ रही है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, तो नया वाला लगाना था, लेकिन अभी ये है तो यही लगा दी, ठीक है। सो आप सभी जानते हैं पार्लियामेंट के बारे में, सभी को कुछ ना कुछ बेसिक्स पता है कि पार्लियामेंट है क्या, हमारे कितने हाउसेज हैं, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, सभी को सब कुछ पता है। लेकिन हम इस लेक्चर को आज एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि अगर किसी को कुछ नहीं भी पता होगा तो उसे अच्छा उसका एक बेस बन जाएगा और उसके बाद में हम आगे प्रोसीड करेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं। पार्लियामेंट मतलब क्या है? द वर्ड पार्लियामेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड parler, which means speaking, speech, talk, conversation, debate, and suffix denote result, product or means of an action. पार्लियामेंट का मतलब क्या है? स्पीच है, डिबेट है, कॉन्वर्जेशन है, और यही सारी चीज होती है पार्लियामेंट में। तो पार्लियामेंट एक फ्रेंच वर्ड से निकला है जिसका मीनिंग है स्पीच, टॉक, कॉन्वर्जेशन, डिबेट, ठीक है। इन अर्ली टाइम पार्लियामेंट्स इन इंग्लैंड refers to conversation or a dinner speech and later to a conference. पार्लियामेंट को इंग्लैंड में, हमने इंग्लैंड से ये लिया है ना, हमारा जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है वो हमने इंग्लैंड से ही लिया है। तो वहां पे अर्ली टाइम्स में क्या बोलते थे, हम एंशिएंट टाइम की बात करें तो वहां पे बोलते थे कन्वर्जेशन आफ्टर डिनर स्पीच और लेटर टू अ कॉन्फ्रेंस, ठीक है। जो नॉर्मल कॉन्वर्जेशन है उसको बोलते थे, ऐसा नहीं वो वाली पार्लियामेंट की बात हो रही है, जो नॉर्मल कॉन्वर्जेशन है उसकी बात हो रही है। Gradually in the 13th century, it came to signifies the body of Lord Temporals and Spirituals and the commons summoned by the monarch for consultation on the collection of taxes, enactment of laws. According to Ruskin, Parliament is a talking shop. Ruskin क्या बोलते हैं? Parliament is a talking shop. हम लोग टीवी चालू करते हैं, अभी डिबेट डिस्कशन हो रहे थे, ठीक है, तो हम जैसे ही लोकसभा टीवी चालू करते हैं तो वहां पे कितना हल्ला होता रहता है, मतलब हंसी भी आती है, एक तो कॉमेडी चलती है, कुछ भी होता रहता है। वहां पे मुझे ऐसा लगता है डिबेट डिस्कशन कम और मजाक ज्यादा होता है। पार्लियामेंट में जो एमपीज होते हैं कुछ तो सीरियस होते हैं, बाकी कुछ तो कभी प्लेन उड़ रहा है तो कभी कुछ हो रहा है, वहां पे यही सब चलता रहता है। सो 13th सेंचुरी में क्या हुआ था, ब्रिटेन में जो मोनार्क थे उन्होंने एडवाइस लेना स्टार्ट करी। जो हाउस ऑफ लॉर्ड का जो वहां की हिस्ट्री है, वो लोग कुछ लोगों से एडवाइस लेती थी और मोनार्क उनसे कंसल्टेशन लेती थी ऑन द पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड इनेक्टमेंट ऑफ द लॉ, की कैसे लॉ बनाना है। तो यहाँ से हम पार्लियामेंट का एक ओरिजिन देखते हैं कि पार्लियामेंट का ओरिजिन कहाँ से है। लेकिन इंडिया में कहाँ से ओरिजिन है? क्या इंडिया में ये कॉन्सेप्ट न्यू है? क्या इंडिया में ये कॉन्सेप्ट पहले नहीं था? क्या पार्लियामेंट एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है या फिर पहले भी था? देखो, पार्लियामेंट्री सिस्टम में जैसे डिबेट डिस्कशन की जो हमने बात की है वो हम बहुत टाइम से देखते आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया में ये न्यू है। हाँ, पहले हम उसे पार्लियामेंट नहीं बोलते थे, पहले एज ए इंस्टीट्यूशन काम नहीं करता था। अब क्या है, एज ए इंस्टीट्यूशन पार्लियामेंट एज ए इंस्टीट्यूशन अपने फंक्शंस करती है ना। पहले क्या होता था, सभा समिति होती थी, है ना, समिति होती थी, सभा होती थी, ठीक है, सभा समिति, इनके थ्रू यहाँ पे क्या होते हैं, डिस्कशन ही होते हैं ना। आप गांव पे चले जाओ तो गांव पे जो चौपाल लगती है, अब ये पंचायती राज वाला तो अभी आया 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो अब 91 में तब आया। लेकिन उससे पहले भी अगर आप गांव में चले जाओ तो जो चौराहे होते हैं ना, वहाँ एक चौपाल लगती है, ऐसे लोग बैठे रहते हैं, बातें करते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं अपने गाँव से रिलेटेड ही। ऐसा नहीं है मतलब गप्पे तो देते ही हैं, लेकिन उसके अलावा भी वो गांव में होने वाली कुछ समस्या उनको डिस्कस करते थे कि ऐसा करना है, यहाँ पे अपन एक कुआं खोद देते हैं, तो यहाँ पे एक अपन पॉन्ड बना देते हैं, तो ऐसी सारी चीजें चलती थी। तो ये कुछ नया नहीं है। अगर हम किंग्स के टाइम पे भी देखें तो ऐसे सभा होती थी, ठीक है, वहां पे सब लोग सुनते थे बातें, सब लोग अपने ग्रीवेंसेस रखते थे। लेकिन एज अ मॉडर्न फॉर्म, एज अ मॉडर्न इंस्टीट्यूशन, उसे हम आफ्टर द इंडिपेंडेंस, इंडिया में हम ऐसा बोलेंगे कि आफ्टर द इंडिपेंडेंस, अब ब्रिटिशर्स भी थे तो वो हमारे ऊपर एक पार्लियामेंट्री सिस्टम से ही रूल कर रहे थे ना। जो वहां पे इंग्लैंड में जो हमारे लिए रूल्स बनते थे उसके हिसाब से वो यहाँ पे हमारे ऊपर रूल करते थे, है ना।
लेकिन हम इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं, जो इंडिपेंडेंट इंडिया की बात कर रहे हैं, तो अब हमारे लिए पार्लियामेंट एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट हो गया ऐसे देखो तो। लेकिन ये नहीं है कि हम पहले से वेल वर्स नहीं थे, हम बहुत पहले से इस आइडिया से एकदम वेल वर्स थे, हमें पता था कि पार्लियामेंट क्या है। Going back to the ancient and Vedic literature, we find national life and activities in the earliest times on record were expressed through the popular assemblies and institution। वही बात की गई है जो मैंने आपको बताया कि अगर हम वैदिक टाइम्स में जाएं तो हम देखेंगे कि पार्लियामेंट एज अ कॉन्सेप्ट हमारे लिए कुछ नया नहीं था। हम पहले भी रूल जो होते थे वो डिबेट डिस्कशन से ही होते थे, कुछ भी जैसे गांव वगैरह में कुछ भी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करनी है तो इसी के इस मीडियम के थ्रू ही होती थी। क्लियर है आपको एंशिएंट लीगेसी? देन इंडियन पार्लियामेंट की बात करते हैं। ठीक है, अब हमने एंशिएंट देख लिया, हमने ब्रिटेन की थोड़ी सी हिस्ट्री देख ली, हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहां से लिया है, हमने ब्रिटेन से लिया है, ये भी हमें क्लियर है। द इंडियन पार्लियामेंट इज द लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। अब ये तो बहुत बेसिक है, मेरे हिसाब से आप सभी को पता होगा। हमने सबसे पहले एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट का देखा, तब मैंने आपको बताया था कि जुडिशरी का काम है कि वो लॉज को देखे कि लॉज कोई कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल को वॉलेट तो नहीं कर रही है, लेकिन वो लॉ बनाएगा कौन, वो लॉ पार्लियामेंट ही तो बनाएगी। मेरे हिसाब से इंडिया में जो सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, हर इंस्टीट्यूशन की अपनी अपनी वैल्यू है, ऐसी बात नहीं है कि मतलब पार्लियामेंट ही सबसे ज्यादा अच्छा है, हर इंस्टीट्यूशन की अपनी अपनी वैल्यू है, लेकिन अगर पार्लियामेंट नहीं होगी तो हम फंक्शन नहीं कर पाएंगे। देखो जो लॉ है, लॉ बना रही है पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट इज मेकिंग लॉ, और इस लॉ को एग्जीक्यूट कौन कर रहे हैं, इस लॉ को एग्जीक्यूट कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव, और इन्हीं लॉज को जुडिशरी चेक करती है कि पार्लियामेंट जो भी लॉ बना रही है कहीं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है, जो पार्लियामेंट लॉ बना रही है वो कुछ फंडामेंटल राइट्स तो नहीं ले रहा है। यही जुडिशरी देखती है, जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करती है, और कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रिटेशन तभी मिलता है जब कुछ नए नए लॉज पार्लियामेंट बनाती है। अगर पार्लियामेंट नहीं होती तो फिर कैसे कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन होता, जो लिखा है वैसे ही होता। पार्लियामेंट आई है, पार्लियामेंट का फॉर्मेशन हुआ है, पार्लियामेंट ने कुछ लॉज बनाए हैं, फिर उसके थ्रू हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स देखते हैं कि आज की पार्लियामेंट में और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों ने क्या सोचा था। ये बेसिक चीजें हैं ना। तो अगर पार्लियामेंट नहीं हो तो लॉ होगा ही नहीं, मतलब पार्लियामेंट नहीं होगी तो लॉ मेकिंग प्रोसेस नहीं होगी, और फिर एग्जीक्यूटिव का काम है जो लॉ को इंप्लीमेंट करना, वो होगा नहीं, और जुडिशरी का भी नहीं होगा। अब आप ये बोलेंगे कि सर लॉ सिर्फ पार्लियामेंट ही थोड़ी ना बनाती है, हमने ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर पढ़ा है, आप ही ने पढ़ाया है प्रेसिडेंट का कि एग्जीक्यूटिव कैसे ऑर्डिनेंस के थ्रू लॉ इंप्लीमेंट करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उनको भी पार्लियामेंट के उसमें मेजॉरिटी चाहिए होती ना, बाद में हमने ये देखा था ना। तो पार्लियामेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, अगर पार्लियामेंट नहीं होती तो डिक्टेटरशिप जैसा माहौल हो जाता, अगर सिर्फ एग्जीक्यूटिव के पास में पावर रह जाती तो। क्लियर है आपको ये वाली चीज भी? Then it occupies a preeminent and central position in the Indian democratic political system due to adoption of parliamentary form of government, also known as वेस्टमिंस्टर मॉडल। हम इसको वेस्टमिंस्टर मॉडल क्यों बोलते हैं, ये वो जगह है जहां ब्रिटेन की पार्लियामेंट है, इसलिए, और हमने ब्रिटेन से हमारा कॉन्सेप्ट लिया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसलिए हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बोलते हैं वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। ये चीज भी आपको क्लियर है, ये क्या है, जहां पे ब्रिटेन की पार्लियामेंट है। ठीक है, आर्टिकल 79 to 122 in part 5 of the constitution deal with the organization, composition, duration, officers, procedure, privileges, power and so on of the parliament। अब हम जब पढ़ रहे थे, हमने जब हमारी पॉलिटी की क्लास स्टार्ट की थी तो हमने देखा था थर्ड में क्या है, फंडामेंटल राइट्स है, फोर्थ में डीपीएसपीज हैं, फिर क्या है डीपीएसपीज के बाद में क्या है, 4A में क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, फिर हमने पार्ट 5 में देखा, पार्ट 5 में यूनियन है, और यूनियन में हमने पहले एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट को देखा, और अब हम लेजिस्लेचर वाले पार्ट को डील कर रहे हैं ना, हम पार्लियामेंट वाले पोर्शन को डील कर रहे हैं। इतना भी क्लियर है आपको? आई होप अब आपको बेसिक्स क्लियर है। तो जो आर्टिकल 79 है, आर्टिकल 79 क्या बात करता है, हमने क्या देखा था, इट डील्स विद द आर्टिकल 79 टू 122। आर्टिकल 79 बताता है कि पार्लियामेंट की कौन कौन से ऑर्गन है। तो आर्टिकल 79 को हम कैसे अच्छे से लिख सकते हैं एक इजी फॉर्मेट में। आर्टिकल 79 बताता है पार्लियामेंट हैज 3 ऑर्गन्स या 3 पार्ट्स कह दो, पार्लियामेंट हैज 3 पार्ट, दैट इज लोकसभा, देन राज्यसभा
एंड प्रेसिडेंट। अब आपको पता है प्रेसिडेंट क्यों है? प्रेसिडेंट हम जब प्रेसिडेंट पढ़ रहे थे तब मैंने आपको पूरा प्रोसीजर समझाया था कि कोई भी बिल को अगर एक्ट बनना होगा तो उसमें क्या होगा, प्रेसिडेंट के एसेंट की सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर प्रेसिडेंट का एसेंट ही नहीं लगेगा तो बिल एक्ट कैसे बनेगा, ये चीज भी क्लियर है। फिर हमने देखा था कि प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के सेशन को समन करते हैं। प्रेसिडेंट जो हर साल जो पार्लियामेंट का सेशन होता है, पार्लियामेंट का हर साल जो एक सेशन होता है, जैसे हर साल का फर्स्ट सेशन कौन सा होता है, पार्लियामेंट का बजट सेशन होता है, ठीक है, जनवरी फरवरी में बजट सेशन स्टार्ट हो जाता है। तो फर्स्ट सेशन को प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं ना हर साल, हमने ये चीज डिस्कस कर चुकी कि पहले दिन प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं, तो इसलिए हम बोलते हैं प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। हमने ये भी देखा था कि मनी बिल इंट्रोड्यूस करना हो तो प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन लगती है। हमने ये भी देखा था कि आर्टिकल 3 से रिलेटेड, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट वगैरह से रिलेटेड कुछ भी बाउंड्रीज वगैरह चेंज करनी हो तो पहले प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन लगती है, फिर बिल आप पार्लियामेंट के टेबल कर सकते हैं, है ना। तो हमें क्विक रिवीजन करना है, हमें ऐसा नहीं है अगर हम पार्लियामेंट पढ़ रहे हैं तो हम प्रेसिडेंट को भूल जाएंगे। प्रेसिडेंट का हमें पार्लियामेंट से लिंक करके अच्छे से आगे पढ़ना है, ठीक है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन the Parliament of India consists of three parts: the President, the Council of the State, and the House of the People. Council of the State means राज्य सभा and House of the People means लोक सभा। अभी आपको पता होगा कि House of the People हम लोकसभा को क्यों बोलते हैं, पीपल की बात है क्योंकि हम खुद लोकसभा के मेंबर्स को डायरेक्टली इलेक्ट कर रहे हैं। काउंसिल ऑफ द स्टेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज अपने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज इलेक्ट कर रही है राज्यसभा के मेंबर को। राज्यसभा, राज्यसभा, ठीक है, तो राज्यों की सभा, क्लियर है। in 1954 the Hindi names Rajya Sabha and the Lok Sabha were adopted by the Council of State and House of the People respectively। फिर हमने ये नाम अडॉप्ट कर लिए। अगर हम अलग अलग कंट्री के देखें, हम जर्मनी में देखेंगे तो वहाँ की पार्लियामेंट को वो कुछ और बोलते हैं। अगर हम ब्रिटेन में देखेंगे तो हाउस ऑफ लॉर्ड हो गया, हाउस ऑफ कॉमन्स हो गए। यूएसए में देखेंगे तो सेनेट हो गया, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हो गया। तो वैसे ही इंडिया ने भी अडॉप्ट किया राज्यसभा एंड लोकसभा। द राज्यसभा इज द अपर हाउस और सेकेंड चैम्बर ऑफ द हाउस एंड द लोकसभा इज द लोअर हाउस और द फर्स्ट पॉपुलर हाउस। लोकसभा रिप्रेजेंट वी द पीपल ऑफ इंडियन ओशन। लोकसभा रिप्रेजेंट वी द पीपल ऑफ इंडियन ओशन। अगर ये लाइन नहीं समझ में आई होगी तो टेंशन मत लीजिएगा, अभी हम समझेंगे कि इस लाइन का मीनिंग क्या है। द फॉर्मर रिप्रेजेंट द स्टेट and union territories of Indian Union। The former represent the state and union territories of Indian Union। मतलब राज्यसभा represent the states and union territories while the later represent the people of India as a whole। ये चीज भी क्लियर है, लोकसभा represent people of India as a whole। Though the president is not a member of either house of parliament and does not sit in the parliament to attend his meeting, he is an integral part of the parliament। अब मैंने आपको वही चीज बताई कि प्रेसिडेंट ऐसे तो पार्लियामेंट की मीटिंग्स में नहीं बैठ रहे हैं, लेकिन अगर हमें बिल का एसेंट चाहिए तो प्रेसिडेंट होने चाहिए, या फिर जो फर्स्ट सेशन को एड्रेस देना होता है हर साल वो प्रेसिडेंट देते हैं। हाउस को समन करना, प्रोरोग करना, ये हमने देखा था ना प्रेसिडेंट के उसमें, ये सारी चीजें प्रेसिडेंट के द्वारा होती है। इसलिए प्रेसिडेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट एंड आर्टिकल 79 सेज लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट कंसिस्ट द पार्लियामेंट। क्लियर है आपको? This is because a bill passed by both the houses of parliament cannot become a law without the president assent। He also performs certain functions relating to the proceedings of the parliament। For example, he summons and prorogue both the houses, dissolve the Lok Sabha जब majority नहीं होती है, address both the houses, issues ordinance when they are not in session। ordinance issue करते हैं जब parliament session में नहीं होती है, ठीक है। So ये आपको चीज क्लियर है। अब हम देखते हैं कि हमारी पार्लियामेंट और ब्रिटेन के पार्लियामेंट में या अमेरिकन पार्लियामेंट में क्या डिफरेंस है। अब आप बोलोगे सर ये बहुत बेसिक से सर मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन ये सारी चीज़ों को हमको डील करना है, क्योंकि जब हम मेंस में आंसर राइटिंग लिखते हैं तो कई बार कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होती ना, तो आंसर अच्छे से नहीं आ पाता है। तो 5 मिनट लगेंगे, हम इसे अच्छे से डिस्कस करते हैं। In this respect, the framer of the Indian Constitution relied on the British pattern rather than the American pattern। अमेरिका में क्या है, स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर है। हमने देखा था ना कि वहाँ पे एकदम स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर है और इंडिया में नहीं है। इंडिया में एकदम स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। इंडिया में
जो एग्जीक्यूटिव है वो कहीं ना कहीं लेजिस्लेचर का ही पार्ट है। ये हम जब कंपैरिजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे तब हमने ये चीज़ समझी थी। अब सारे देखो सारे टॉपिक्स एक दूसरे से लिंक होने लग गए हैं, ऐसा कोई सा टॉपिक नहीं है जिसे हम आइसोलेशन में पढ़ सकते हैं। In Britain, the parliament consists of crown, king or queen, the house of lords and the house of common. सेम इंडिया के पैटर्न पे इन ब्रिटेन में भी क्या है, क्वीन या जो क्राउन है या जो किंग और क्वीन है वो पार्लियामेंट के पार्ट है, क्योंकि वहां पे भी वही एसेंट वाला प्रोसीजर पूरा है, ठीक है। बाय कॉन्ट्रास्ट द अमेरिकन प्रेसिडेंट इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। इन यूएसए द लेजिस्लेचर विच इज नोन एज कांग्रेस, वहां के पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं, कांग्रेस। ये चीज हम पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं। कंसिस्ट ऑफ द सीनेट अपर हाउस एंड द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव दैट इज लोअर हाउस। The parliamentary form of government emphasizes on the interdependence between legislature and executive. Interdependence है कि नहीं है, interdependence है ना, legislature और executive, government और parliament में interdependence है, उसकी बात की गई है। Hence we have president in parliament like the crown in parliament in Britain. हम क्या बोलते हैं, president in parliament like crown in parliament in Britain। ये चीज भी आपको क्लियर है। देन ये हमारी पार्लियामेंट है, इट इज अ लोकसभा एंड दिस वन इज अ राज्यसभा, ठीक है। यहां पे इट रिप्रेजेंट द नोशन वी द पीपल ऑफ इंडिया। मैंने आपको बोला था ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इट इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल और ये इनडायरेक्टली इलेक्ट होती है थ्रू स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ये चीज भी आपको क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे स्पीकर बैठते हैं, ठीक है। यहाँ गवर्नमेंट बैठती है, ट्रेजरी बेंचेस, यहाँ पे जो गवर्नमेंट को साथ देते जो कोएलिशन पार्टनर होते हैं वो यहाँ पे बैठते हैं, दैट इज कोएलिशन बेंचेस। और यहाँ पे अपोजिशन जो कि सरकार से सवाल पूछते हैं, दैट इज अपोजिशन बेंचेस। ये हमने देखा था, ट्रेजरी बेंचेस, कोएलिशन बेंचेस एंड अपोजिशन बेंचेस। ये चीज भी क्लियर है आपको। देन इट इज अ राज्यसभा, ये इनडायरेक्टली इलेक्ट होती है। और हम वाइस प्रेसिडेंट पढ़ रहे थे, तो वाइस प्रेसिडेंट कहां पे बैठते हैं, यहां पे वाइस प्रेसिडेंट बैठते हैं। ये जो चेयर है, यहाँ पे स्पीकर बैठे हैं, यहाँ पे स्पीकर बैठे हैं और यहाँ पे वाइस चेयरपर्सन बैठते हैं, वाइस प्रेसिडेंट सॉरी, यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट बैठते हैं जिनको हम एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा कहते हैं। ये चीज भी आपको क्लियर है। देन फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट के फंक्शंस क्या क्या हैं, ये सारी चीजें पढ़ने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अगर जब हम इनका क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे ना, तब आप भी बोर हो जाएंगे कि सर, मतलब तब आप भी सोचेंगे कि हाँ सर ये बात तो सही है। टू मेक लॉज फॉर द कंट्री, हमें पता है प्रोफेसर लास्की ने ये फंक्शंस दिए हैं, ये एक बहुत ही एमिनेंट स्कॉलर है, ठीक है। इन्होंने ये फंक्शंस दिए, टू मेक लॉज फॉर द कंट्री, टू कंट्रोल द फाइनेंसेस। अब कभी भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से रुपए जब निकालती है गवर्नमेंट, या बजट क्या होता है, बजट एक तरीके से ये है ना कि पूरे साल भर में एक्सपेंडिचर क्या क्या होगा, हम कहाँ कहाँ रुपए खर्च करेंगे, तो उसका पहले पार्लियामेंट्री अप्रूवल लेती है ना गवर्नमेंट। ऐसा थोड़ा ना कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से रुपए निकाल लिए और जहां मन हुआ वहां खर्च कर दिए, नहीं ना, पहले पार्लियामेंट का अप्रूवल लगता है, उसके बाद में वो रुपए आगे गवर्नमेंट खर्च करती है। To serve as a forum of deliberation where ideas and opinions are discussed, assessed and given the form of decision. To control the administration by bringing the light to the mistakes of administration by means of questions, resolution, adjournment, motion. To bring the notice of the government, the grievances of the public, to act as a nursery and training center for the national leader. यहाँ पे सारे इश्यूज, डिबेट, डिस्कशंस होते हैं, गवर्नमेंट कुछ गलत कर रही है तो उनसे सवाल पूछे जाते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे होती है। ये चीज भी आपको क्लियर है। देन कंपोजिशन ऑफ द राज्यसभा। अब हम राज्यसभा से स्टार्ट करते हैं और अब यहां से आपको पढ़ने में मजा भी आएगा, ठीक है। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा इज फिक्स्ड एट 250, आउट ऑफ विच 238 आर टू बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट and union territories elected indirectly, and 12 are nominated by the president. At present, the Rajya Sabha has 245 members. Of these, 229 members represent states, 4 members represent the union territories, and 12 members nominated by the president. अब राज्यसभा में अभी सीट्स 250 हैं, लेकिन अभी 245 मेंबर्स ही हैं। जो 5 सीट है वो पीओके वाले रीजन के लिए छोड़ दी गई है कि जब कभी भारत से मर्ज होगा तो वहां का भी तो रिप्रेजेंटेशन देना होगा। सो उस चीज के लिए
ये 5 सीट छोड़ी गई है, ठीक है। सो अभी एट प्रेजेंट स्ट्रेंथ क्या है राज्यसभा की, 245 है। ऑल्दो राज्यसभा की सीट जो फिक्स की गई है वो कितने पे की गई है, 250 पे फिक्स की गई है, ठीक है। उसमें से 12 मेंबर्स जो हैं वो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, प्रेसिडेंट उनको नॉमिनेट करते हैं। आर्टिकल 80 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ द स्टेट। आर्टिकल 80 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द राज्यसभा। आप लोग अपने बेयर एक्ट में देखेंगे आर्टिकल 80 को, आर्टिकल 79 भी पढ़ना, आर्टिकल 80 भी पढ़ना है, और आर्टिकल 81 लोकसभा से डील करता है, इसे भी पढ़ना है। आर्टिकल 80 डील्स विथ राज्यसभा, 81 डील्स विथ लोकसभा, एंड 79 एक जनरल इंट्रोडक्शन है कि पार्लियामेंट में कौन कौन से पार्ट हैं। ये चीज क्लियर है। सो आपको इन तीनों आर्टिकल्स को, आज का आपका होमवर्क है कि आप आर्टिकल 79, आर्टिकल 80 एंड आर्टिकल 81 आप लोग बेयर एक्ट में देखेंगे। The fourth schedule of the Constitution deals with the allocation of seats in the Rajya Sabha to the states and the union territories. फोर्थ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि कौन से राज्य की कितनी सीट्स हैं। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट इन द राज्यसभा आर इलेक्टेड by the elected members of the state legislative assembly. The election is held in accordance with the system of proportional representation by the means of single transferable vote. ठीक है, जैसे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता था, प्रपोर्शन में हम लोग प्रेफरेंस देते थे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू, जैसे हमने प्रेसिडेंट के इलेक्शन में देखा था, सेम वैसे ही राज्यसभा का भी इलेक्शन होता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है या फिर एक आप लीजिए क्रिटिकल थिंकिंग वाली चीजें हैं, ये सारी चीजों को हमें सोचना है, ठीक है। राज्यसभा का इलेक्शन हो रहा है इनडायरेक्टली, ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शन है राज्यसभा का। ठीक है, ऑन बेस्ड ऑन दी पॉपुलेशन के बेस पे है, और ये कहां पे कौन से सेंसस पे फ्रीज कर दिया गया है पॉपुलेशन वाला क्राइटेरिया, भूलना नहीं है, 1971 के सेंसेक्स के थ्रू इसे फ्रीज कर दिया गया है, ठीक है। अब जिस स्टेट की जितनी ज्यादा पॉपुलेशन उस स्टेट की उतनी ज्यादा सीट, जैसे यूपी की राज्यसभा में 31 सीट्स है, मध्य प्रदेश की है 11 एंड राजस्थान की मान लीजिए, राजस्थान की है 10, मान नहीं लीजिए है ही 10, ठीक है, राजस्थान की 10, ठीक है। अब जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है जैसे त्रिपुरा वगैरह, इनको एक एक सीट्स मिली है। अब यूएसए में क्या कॉन्सेप्ट है, यूएसए में कॉन्सेप्ट है सेनेट में कि वहां पे 50 स्टेट है, ठीक है, यूएसए में 50 स्टेट्स है, तो हर स्टेट से 2 सीट्स है, हर स्टेट से 2 सीट्स है, और वहां पे सेनेट में टोटल सीट कितनी हो गई, 100, ठीक है, 100 सीट्स। ठीक है, वहां सेनेट में 100 सीट्स हो गई टोटल, 50 स्टेट्स है यूएसए में, और हर स्टेट से 2-2 सीट्स है, वहां पॉपुलेशन का कोई क्राइटेरिया नहीं है, और वहां पे 100 सीट्स है सेनेट में। हमने राज्यसभा में देखा 245 सीट्स है, हम अभी 245 कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि 245 पे ही मेंबर्स हैं, जिसमें से कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं और बाकी की जो सीट्स है वो पॉपुलेशन के बेसिस के अकॉर्डिंग उन स्टेट को दे दी गई है, जैसे यूपी को 31, एमपी को 11, राजस्थान को 10। क्या हमारा सिस्टम गलत नहीं है? मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो छोटे छोटे राज्य हैं, क्या उनका रिप्रेजेंटेशन कितना कम है। राज्यसभा का बेसिक पर्पस क्या था? राज्यसभा का देखो बच्चों, बेसिक पर्पस ये था कि जो राज्य की जो मांगे हैं, जो राज्य में छोटे छोटे मुद्दे हैं, उनकी आवाज पार्लियामेंट तक गूंजे। ऐसा नहीं हो जो छोटे छोटे राज्य के मुद्दे हैं वो वहीं के एक रीजनल मुद्दा बन के रह जाए। राज्यसभा की इसलिए जरूरत थी, राज्यसभा की इसलिए मांग थी क्योंकि जो रीजनल जो मुद्दे हैं वो कल को जाके एक नेशनल लेवल पे बने, वो कल को जाके सरकार से क्वेश्चन पूछे। अगर नॉर्थ ईस्ट में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में हमने देखा कि बहुत सारे प्रोटेस्ट चले सीएए वगैरह के चक्कर में, तो क्या वो आवाज राज्यसभा में उठी? क्यों नहीं उठ पाई? क्योंकि उनका रिप्रेजेंटेशन इतना कम है, और ऊपर से जो थोड़े बहुत एमपीज थे उनमें से आधे तो सरकार के हैं, तो वो तो वैसे भी नहीं बोलेंगे, और जो बचे जो लोग हैं, जो बचे जो एमपी हैं, वो क्यों उनकी क्या ही आवाज उठेगी? जो एक एक दो दो एमपी, उनकी क्या ही आवाज उठेगी वहां पे? तो आपको नहीं लगता कि क्या जैसे यूएसए का जो सिस्टम है वैसा ही सिस्टम हमारा होना चाहिए? राज्यसभा का बेसिक पर्पस यही था
कि जो छोटे छोटे मुद्दे हैं, जो रीजनल लेवल पे मुद्दे हैं, उनकी आवाज वहां पे उठे। अब यहाँ पे आपने यूपी को 31 सीट्स दे दी है, तो सारी गवर्नमेंट यहाँ पे फोकस करने लग जाती है, यूपी पे फोकस करने लग जाती है, एमपी पे फोकस करने लग जाती है। जो छोटे छोटे राज्य हैं, त्रिपुरा हो गया, सिक्किम हो गया, गोवा हो गया, इनके रिप्रेजेंटेशन का क्या? आप यहाँ पे भी ऐसा क्राइटेरिया होना चाहिए ना हमारे यहाँ कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द पॉपुलेशन आप 2 सीट्स हर स्टेट को दे दीजिए। क्या ये इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को वायलेट नहीं करता है? हमने इक्वालिटी पढ़ी फंडामेंटल राइट में, क्या ये इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को वायलेट नहीं करता है? इन लोगों का रिप्रेजेंटेशन तो है ही नहीं, जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं इन लोगों का तो रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं, इनकी इक्वालिटी का क्या, इन लोगों की आवाज का क्या? तो मेरा ये मानना है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, और आपको भी अपनी थिंकिंग एबिलिटी डेवलप करनी होगी। तो क्या हमको भी ऐसा कुछ परमानेंट सीट्स का नहीं होना चाहिए? पॉपुलेशन को भूल जाइए, क्या हमको ऐसे परमानेंट सीट्स का नहीं होना चाहिए कि छोटे राज्यों से भी उतना ही रिप्रेजेंटेशन होगा? एक तो लोकसभा में भी कम सीट, छोटे राज्य मतलब कम कॉन्स्टिट्यूएंसी, वहां पे भी कम सीट, राज्यसभा में भी कम सीट, मतलब जो छोटे राज्य हैं उनकी गलती है, मतलब उनकी पॉपुलेशन कम है तो उनकी गलती है। एक तो हम एक तरफ बात कर रहे हैं कि पॉपुलेशन कम करो, अब जिन स्टेट की पॉपुलेशन कम है तो एक तरीके से तो उनकी गलती है, उनका तो रिप्रेजेंटेशन हो ही नहीं पा रहा है, और जिस स्टेट की पॉपुलेशन ज्यादा है उनका बड़ा फायदा है, उनका रिप्रेजेंटेशन तो लोकसभा में भी बहुत है और राज्यसभा में भी उतना ही है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये रिप्रेजेंटेशन वाला इशू है कि नहीं है, इक्वालिटी वाला इशू है कि नहीं है, इन लोगों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन कहां मिल रहा है? तो हमें इस वे में भी सोचना चाहिए कि जैसे यूएसए में 2-2 सीट्स हैं हर स्टेट में, वैसे ही राज्यसभा का भी कुछ ऐसा प्रोविजन होना चाहिए कि इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉपुलेशन क्राइटेरिया, हम पॉपुलेशन क्राइटेरिया को नहीं देखेंगे, हर स्टेट से इक्वल ही सीट होगी, ताकि उन स्टेट की मांग भी ऊपर तक जा सके, ताकि उन स्टेट में कुछ प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा है तो उसकी गूंज राज्यसभा तक जा सके। ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब आगे देखते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखिएगा। आगे का देखते हैं। ऐसे ही पार्लियामेंट वाला मैंने इसलिए बोला था कि पार्लियामेंट वाला इंटरेस्टिंग इसलिए मैंने बताया था क्योंकि इस वाले चैप्टर में, मतलब इस वाले टॉपिक में जो पार्लियामेंट ऐसा टॉपिक है जिसके आने मतलब बहुत सारे लेक्चर्स होंगे, अभी हम बहुत सारे बिल्स वगैरह पे बात करेंगे, इन सब में हमें इन सारी चीज़ों को ही तो डील करना है, हमें इन डिबेट्स को ही तो निकालना है। हम लोग लक्ष्मीकांत पढ़ के क्या कर लेंगे? आपने लक्ष्मीकांत पढ़ लिया, आपने देख लिया कि हाँ 245 मेंबर्स है, वो क्या काम का है जब तक कि हमारी क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो। सो बेसिकली मेरा पर्पस ये है कि आप लोगों की क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। ये वाला रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट क्लियर है? फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश हैज 31 मेंबर्स व्हाइल त्रिपुरा हैज ओनली 1। देखो उत्तर प्रदेश हैज 31 मेंबर्स व्हाइल त्रिपुरा हैज 1 member. However, in USA, all the state given equal representation in the Senate representative of the irrespective of their population. USA has 50 state and the Senate has 100 members, 2 from each state. USA का कॉन्सेप्ट ये वाला कितना अच्छा है, अगर हम उनका सेनेट वाला फॉर्मूला देखें तो ये वाला फॉर्मूला कितना ज्यादा अच्छा है। हमें भी इसी चीज को अडॉप्ट करना चाहिए, है ना, ताकि जो छोटे छोटे राज्य हैं उनका भी रिप्रेजेंटेशन हो। अब राज्यसभा का इलेक्शन कैसे होता है? वही प्रेफरेंशियल, वही प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, जहां पे जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, जो वहां पे जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनके इलेक्टेड मेंबर जो हैं वो प्रेफरेंस देंगे और उनके आदमी को वहां पे भेज देंगे। फॉर एग्जांपल इसका भी आप ऐसे समझ लो, ये भी एक लॉजिक है कि मान लीजिए मेरा स्टेट में 100 सीट्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे अभी बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की गवर्नमेंट है और कांग्रेस अपोजिशन में है, कांग्रेस इज इन अपोजिशन। अब बीजेपी के पास में है 60 सीट्स, इनके पास में है 40 सीट्स। अब यहाँ पे इलेक्शन होना है राज्यसभा का, राज्यसभा की सीट्स का इलेक्शन होना है। वो हम समझेंगे कि इलेक्शन वहाँ पे हर मतलब 1/3 सीट पे ही होता है, उसको हम थोड़ी देर बाद में समझेंगे, लेकिन फॉर द टाइम बिंग अभी आप ये समझिए कि बीजेपी की ज़्यादा सीट्स है, मतलब बीजेपी के ज़्यादा एमपी पहुँचेंगे राज्यसभा में और कांग्रेस के कम एमपी पहुँचेंगे राज्यसभा में। ये भी है ना, जिसकी ज्यादा सीट, जिसकी सरकार, उसका इंसान राज्यसभा में होगा और जिसकी सरकार नहीं उसका इंसान के पास में कम सीट्स होंगी। ये भी एक कॉन्सेप्ट है, तो इसलिए पहले से ही पता चल जाता है कि राज्यसभा में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के पास कितनी सीट आने वाली है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरीज,
The representative of each union territory in the Rajya Sabha are indirectly elected by the members of electoral college specially constituted for this purpose. The election is also held in accordance with the system of proportional representation by the means of single transferable vote. Out of 9 union territories, only 3, Delhi, Puducherry and Jammu and Kashmir, have representation in the Rajya Sabha. The population of 6 union territories are too small to have any representation in Rajya Sabha. अब इन देखो 6 यूनियन टेरिटरी का तो कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, ठीक है, तो इनका रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है और उनका 31 सीट का रिप्रेजेंटेशन है, तो ये सारी चीजें गलत है ना। यहाँ पे उन्हीं यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंटेशन मिला है जिनकी अपनी असेंबलीज हैं, जिनकी अपनी असेंबली है, उन्हीं को वहां पे रिप्रेजेंटेशन मिला है। Then nominated member. The president nominate 12 members to the Rajya Sabha from the people who have special knowledge or practical experience in art, literature, science and social service. अब ये 4 क्राइटेरिया को ध्यान से देखना, ठीक है। The president nominate 12 members, ठीक है, from the Rajya Sabha who have special knowledge or practical experience in art, literature, science, social service. यहाँ पे अगर जुडिशरी इलेक्ट होने लग गई, अगर यहाँ पे जुडिशरी नॉमिनेट होने लग गई, तो क्या ये सेपरेशन वाला जो प्रिंसिपल है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन का वायलेशन नहीं है? अगर यहाँ पे कोई जज आके इन चारों फील्ड में, एक तो उनका इन चारों में कहीं नाम, चारों में कुछ है नहीं, ना आर्ट में है वो, ना लिटरेचर में है, ना साइंस में है, ना सोशल सर्विस में, एक तो हमारे यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर है। अब आपका रिटायरमेंट हो गया है, मतलब आप राज्यसभा आ जाएंगे। अब राज्यसभा में आपको प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर रहे हैं, ठीक है, और आप कल को किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करेंगे आज से 6 महीने बाद में। वो 6 महीने वाला प्रोविजन भी हम समझेंगे कि राज्यसभा में जो होता है कि 6 महीने बाद पॉलिटिकल पार्टीज आप ज्वाइन कर, 6 महीने के अंदर अंदर आप पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, उसको हम अभी आगे उसमें समझेंगे। आप एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करेंगे, आप ऑलरेडी जुडिशरी में थे और आप अब एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, तो क्या ये एक डिस्ट्रस्ट नहीं है? क्या ये जो देश की जनता है आप उसको पागल नहीं बना रहे हो कि आप जुडिशरी में थे, अब आप राज्यसभा में आ गए? तो एक तरीके से ये मिसट्रस्ट ही है ना, मतलब एक डिस्ट्रस्ट ही है ना। यहाँ पे आपका जो काम था आपने वो किया, रिटायर्ड हो गए, घर रहिए, ठीक है। फिर अगर हम देखें तो यहाँ पे बहुत सारे फिल्म स्टार्स आ जाते हैं, इन्हीं इसमें नॉमिनेट होके, कुछ तो ऐसे भी इलेक्ट होके आते हैं लेकिन कुछ नॉमिनेट होके आ जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो जिसने वाकई में सोशल सर्विस करी हो, जिसने वाकई में कुछ अच्छा काम किया हो, आप उसको रिप्रेजेंटेशन दीजिए ना। यहाँ पे ट्रांसजेंडर का रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं है? क्या वो हमारी सोसाइटी का पार्ट नहीं है? क्या ट्रांसजेंडर हमारी सोसाइटी का पार्ट नहीं है? आप उनको क्यों नहीं रिप्रेजेंटेशन देते हो? यहाँ पे आप ये जो फिल्म स्टार है जिनको कोई रिप्रेजेंटेशन की जरूरत ही नहीं है, आप उनको यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन में लेके आ रहे हो, मतलब ये तो सरासर पागल बनाने वाली बात हो गई। आप जिनको रिप्रेजेंटेशन की जरूरत है, जो डिसेबल्ड है, जो ट्रांसजेंडर है, जो उनके ओपिनियंस एक्सप्रेस करेंगे, जो उनकी कम्युनिटी के साथ में जो अन्याय हुए हैं वो उनके खिलाफ अपने ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे, आप उनको दीजिए ना यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन। इन लोगों को रिप्रेजेंटेशन देने का क्या फायदा है? और आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विस, मतलब यहाँ पे ऐसा इन 4 क्राइटेरिया से आना चाहिए। अब अगर आप किसी को ले आते हो तो आप इसमें कहीं भी फिक्स कर देते हो कि देखो मतलब ये आर्ट है तो हमने इसको आर्ट में कर दिया, एक्टिंग करना एक आर्ट थी तो हमने उसको वहां पे फिक्स कर दिया है, ये साइंस है, ये लिटरेचर है तो हमने उसको वहां पे फिक्स कर दिया। आप यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट को ले आते हो, यहाँ पे कई इंडस्ट्रियलिस्ट भी आए थे। ये जो नॉमिनेशन वाला है ना कि 12 मेंबर्स यहाँ पे नॉमिनेट होंगे, यहाँ पे कई इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे। अब कॉर्पोरेट्स क्यों यहाँ आते हैं? यहाँ पे कॉर्पोरेट्स देते हैं सरकार को रुपए, 1 करोड़ 2 करोड़, ठीक है, किसी की भी पॉलिटिकल पार्टी हो। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पॉलिटिकल पार्टी लाइक पर्सनली, वी आर टॉकिंग अबाउट सिंस इंडिपेंडेंस की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे जो कॉर्पोरेट जो यहाँ पे आते हैं वो गवर्नमेंट को रुपए देते हैं कि लाओ हमें टिकट दे दो, या गवर्नमेंट उनसे रुपए लेती है कि लाइए हम आपको टिकट दे रहे हैं, लाओ। मतलब वही कि गवर्नमेंट को वो रुपए देते हैं, मतलब जो भी इनको गवर्नमेंट को रुपए देते हैं कि हाँ आप हमें नॉमिनेट कर दीजिए। यहाँ पे कॉर्पोरेट्स की क्या ज़रूरत है? यहाँ पे वो क्या डिबेट डिस्कशन करेंगे? जिसको रियल में सच में ज़रूरत है, जिसको आप उसको वहाँ रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत दीजिए ना। जो इंसान छूट गए हैं, जिनका रिप्रेजेंटेशन छूट रहा है, आप उनको रिप्रेजेंटेशन दीजिए ना। यहाँ पे आपको क्या ज़रूरत है इन कॉर्पोरेट्स को लाने की, या फिर जो हमारे डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है वो क्यों डायल्यूट हो रही है? ये सारी चीज़ें आपको सोचना है। और यही सारे एडिटोरियल्स आते हैं, आप अगर हम हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस पढ़ेंगे तो यही सारे एडिटोरियल आते हैं। और बेसिकली अब हम
सारी चीज़ों का क्रिटिकल इवैल्यूएशन करेंगे, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। हमें किसी पे पर्सनली नहीं जाना है, हमें एक ब्रॉडर जो इशू है हमें उस पर बात करनी है और आपको भी एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग में ही सोचना है, ठीक है। The rationale behind this purpose of nomination is to provide an eminent person a place in the Rajya Sabha without going through the process of election। अब यहाँ पे eminent person आएंगे, ठीक है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह आएंगे वो एकदम eminent person आएंगे, क्योंकि वो अपनी इंडस्ट्रीज को यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, बोलेंगे उसकी FDI ले आते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, उन सब की बात होनी है यहाँ पे। और जो असली जो जनता है उसकी आवाज़ कहीं ना कहीं छूट जाएगी, आप रियल जनता की आवाज़ को जाने दो। It should be noted that the American Senate has no nominated members. It should be noted here that the American Senate has no nominated members. मेरा मानना है नॉमिनेटेड मेंबर्स होना चाहिए, नॉमिनेटेड मेंबर्स होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन वाकई में जिसने सर्विस करी हो, या फिर जैसे ट्रांसजेंडर है, कोई डिसेबल्ड पर्सन है, विमेन को लेके आई है, जिन्होंने कोई अच्छी सोशल सर्विस की हो उस फील्ड में, जिनका पहले से ही रिप्रेजेंटेशन कम है, आप उनको ये सारी चीज़ों में लेके आइए नॉमिनेटेड मेंबर्स वाले में। ये वाला पॉइंट भी क्लियर है। अब राज्यसभा की जरूरत क्यों है, ये सरकारिया कमीशन ऑन सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस ने बताया है कि व्हाई डू वी नीड अ राज्यसभा। डिग्री ऑफ कंटिन्यूटी इन लेजिस्लेटिव बिजनेस, ठीक है, लोकसभा कई बार नहीं होती है तो राज्यसभा फंक्शन कर रही है, ठीक है। डिग्री ऑफ कंटिन्यूटी इन द लेजिस्लेटिव बिजनेस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फेडरल यूनिट्स, स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है। अब वो बात अलग है कि एक तो किसी स्टेट की पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है तो पूरा रिप्रेजेंटेशन वही ले जा रहे हैं, और जिन स्टेट का रिप्रेजेंटेशन जरूरी है उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है। देन प्रोवाइडिंग मैच्योर इनपुट्स इन लेजिस्लेटिव प्रोसेस, प्रोवाइडिंग मैच्योर इनपुट्स इन लेजिस्लेटिव प्रोसेस। जो राज्यसभा होती है ना वही मेन काम करती है, मुझे ऐसा लगता है। जो लोकसभा होती है उसमें हमेशा सरकार की बहुमत होती है, उसमें हमेशा गवर्नमेंट की मेजॉरिटी होती है, तो वो हमेशा गवर्नमेंट के फ्लो में चलती है लोकसभा। गवर्नमेंट ने आज बोल दिया है तो उनकी पॉलिटिकल पार्टी के सारे एमपीज क्या करेंगे कि हाँ सरकार ने बोल दिया है, हमें इस बिल पे वोट करना है तो कर दो, डिस्कशन में नहीं पार्ट लेना है तो नहीं लेंगे। लेकिन जो राज्यसभा होती है वहाँ पे सरकार की बहुमत नहीं होती है, वहाँ पे गवर्नमेंट की मेजॉरिटी नहीं होती है। यहाँ पे क्योंकि रीजनल पॉलिटिकल पार्टी से भी आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे देख लेते हैं, वेस्ट बंगाल में भी तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, ठीक है, तो अभी जो राज्यसभा के जो एमपीज होंगे वहाँ पे कुछ, तो वहाँ पे तृणमूल कांग्रेस के भी एमपी होंगे, ठीक है। वैसे ही केरला में अलग गवर्नमेंट है, तमिलनाडु में अलग गवर्नमेंट है, तो अलग अलग साउथ इंडिया की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अगर हम साउथ इंडिया की पॉलिटिकल पार्टीज को देखें और नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिकल पार्टीज को देखें तो कितना वेरिएशन है यहाँ पे। तो जो साउथ इंडियन की पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका भी यहाँ पे कितना अच्छा रिप्रेजेंटेशन है, और वो सही मैच्योर इनपुट्स लेके आते हैं क्योंकि उनको पता है कि उनके रियल इश्यूज क्या है। और लोकसभा तो ये है कि सरकार ने जो बोल दिया वैसे काम करना है, नहीं तो ठीक है, मतलब नहीं तो पार्टी अगली बार टिकट नहीं देगी। वर्किंग विद द लोकसभा फॉर द स्पीडी रिजोल्यूशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, ये लोकसभा के साथ में काम करती है ताकि कॉन्फ्लिक्ट इजीली रिजॉल्व हो। लेकिन मुझे इस पॉइंट में ऐसा लगता है कि राज्यसभा है तो थोड़ा सा डिले होता है बिल पास करने में, और अच्छा भी है, कई बार डिले बहुत जरूरी है। हर बड़ाट में जो बिल पास हो जाते हैं फिर उनका प्रोटेस्ट भी बहुत होता है। वर्किंग विद द लोकसभा फॉर द स्पीडी रिजोल्यूशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, ये कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए लोकसभा के साथ में काम करती है, लेकिन इट इज ए डिलेइंग चैम्बर। हम राज्यसभा को डिलेइंग चैम्बर भी बोलते हैं क्योंकि ये बिल पास होने में, कोई भी गवर्नमेंट एक्ट लेके आई है तो उसको पास होने में टाइम लगाती है, टाइम लेती है। यहाँ पे डिस्कशंस ज्यादा होते हैं, यहाँ पे सरकार की बहुमत नहीं है तो गवर्नमेंट को भी यहाँ पे कन्विंस करना पड़ता है, अदर पॉलिटिकल पार्टीज को कंसेंसस बैठाना पड़ता है। और कंसेंसस की राजनीति अच्छी होती है, मतलब कंसेंसस की पॉलिटिक्स अच्छी होती है एक वे में देखा जाए तो, कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर कंसेंसस पे पहुंचे कि आप यहां पे पहुंच गए, ठीक है, ये चीज भी क्लियर है आपको। देन राज्यसभा इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, राज्यसभा इज नॉट सब्जेक्ट ऑफ डिसोल्यूशन। 1/3 मेंबर ऑफ द हाउस वेकेंट देयर ऑफिस आफ्टर 2 years. Rajya Sabha does not have any fixed tenure while the members of Rajya Sabha secured a tenure of 6 years. ठीक है, लोकसभा flows with the government since it has majority, ये वाली चीज हम अभी बात करी, लोकसभा flows with the government since it has majority. राज्यसभा एक्ट एज ए नॉन बायस हाउस, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की बहुमत नहीं होती है, यहाँ पे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं 1/3 ऑफ द मेंबर वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं, लोकसभा का
लोकसभा एमपी, जो लोकसभा के जो एमपी होते हैं, लोकसभा के जो एमपी होते हैं उनकी टेन्योर है 5 इयर्स, उनकी टेन्योर है 5 इयर्स। और राज्यसभा के जो एमपी होते हैं उनके टर्म की टेन्योर है 6 इयर्स। कितनी है? 6 ईयर। राज्यसभा में कोई एमपी होंगे तो उनके टर्म की टेन्योर होगी 6 ईयर, और लोकसभा में कोई एमपी होंगे तो उनकी टेन्योर होगी 5 इयर्स। ये चीज आपको क्लियर है? लोकसभा की एज कितनी है इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने की, इसको हम फिर से कवर करेंगे, लेकिन अभी अब चल ही रहा है तो देख लीजिए। यहाँ पे आप 25 इयर्स और यहाँ पे एज कितनी है? 30 इयर्स। राज्यसभा की यहाँ राज्यसभा पे एज है 30 इयर्स। इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे बोला गया है कि हर 2 साल में इलेक्शन होते हैं। राज्यसभा को हम बोलते हैं इट इज एन कंटिन्यूइंग चैम्बर। लोकसभा क्या होता है? लोकसभा में आज जैसे सरकार इलेक्ट हुई, 5 साल में लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, फिर नई लोकसभा बनती है। पूरे का पूरे लोकसभा का एक साथ में चुनाव होता है ना, जितनी भी सीट्स हैं, ठीक है। 543 सीट्स का इलेक्शन, 543 सीट्स का इलेक्शन एक साथ में होता है ना। हर 5 साल में 543 सीट्स का इलेक्शन होता है लोकसभा में। 2 सीट्स नॉमिनेटेड थी, 2 सीट्स जो लोकसभा में नॉमिनेटेड थी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की, अब वो नहीं रही है, वो गवर्नमेंट ने उस चीज को कैंसिल कर दिया है, तो ये वाली चीज अब नहीं है, ठीक है। तो 543 सीट्स पे लोकसभा में इलेक्शन होता है हर 5 साल में, ठीक है। तो उस टाइम के लिए लोकसभा एक डिसॉल्व हो जाती है, लोकसभा अपना फंक्शन नहीं करती है क्योंकि नया इलेक्शन होता है। लेकिन जो राज्यसभा है उसे हम बोलते हैं कंटिन्यूइंग चैम्बर, वो हमेशा अपना काम करती है क्योंकि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, राज्यसभा हमेशा चलती रहती है। एंड इट इज अ कंटिन्यूइंग चैम्बर इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे हर 2 साल में इलेक्शन होते हैं। जैसे हम एक डायग्राम से समझ लेते हैं इसको, ठीक है। हम ऐसा बोला गया है कि 1/3 मेंबर जो होंगे वो हर 2-2 साल में अपनी सीट्स वेकेंट करेंगे। राज्यसभा इज अ कंटिन्यूइंग चैम्बर, कंटिन्यूइंग चैम्बर, ठीक है। सो 2020, 23 एंड 2026, ठीक है। 1/3 मेंबर अपनी सीट्स 2020 में वेकेंट करेंगे, मतलब यहाँ पे इलेक्शन होंगे, 2023 में इलेक्शन होंगे और 2026 में इलेक्शन होंगे, ठीक है। और इसको अच्छे से बना लेते हैं। टर्म ऑफ द मेंबर इज, टर्म ऑफ अ मेंबर इज 6 ईयर, टर्म ऑफ मेंबर इज 6 ईयर, ठीक है। और टोटल सीट्स कितनी है जिन पे चुनाव होना है? मैंने बताया था कि 245 सीट्स हैं जिसमें से 12 नॉमिनेटेड मेंबर की हो गई, तो 233 टोटल सीट्स हैं जिन पे इलेक्शंस होता है, 233 सीट्स, ठीक है। 233 सीट्स पे इलेक्शन होना है। तो मान लो 2020 में 78 के आसपास, 78 के आसपास 2020 में इलेक्शन होगा, फिर यहाँ पे 78, 77, 76, मतलब ऐसे ही कुछ नंबर्स रहते हैं। और यहाँ पे भी आप यही समझ लीजिए, हम 78 ही ले लेते हैं, ठीक है। मतलब हर 2-2 साल में इतनी इतनी सीट्स पे इलेक्शंस होना रहेगा और राज्यसभा एक कंटिन्यूइंग चैम्बर है, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर फिर से समझ में नहीं आया। देखो लोकसभा में क्या होता है, लोकसभा में हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं। हम गए, हमने 2014 में वोट डाला, घर आ गए, फिर 2019 में गए, वोट डाला, घर आ गए। लेकिन राज्यसभा को कंटिन्यूइंग चैम्बर रखा गया है कि राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होगी, राज्यसभा हमेशा चलेगी, ठीक है। तो जब राज्यसभा चलेगी तो उसमें यह था कि काम करते हैं कि 1/3 लोग अपनी सीट्स वेकेंट करते जाएंगे। 1/3 लोग जो हैं, मतलब 78 मेंबर्स जो हैं, ऐसा समझ लेते हैं। 2020 में 78 मेंबर्स के 6 साल के टर्म पूरे हो रहे हैं, तो 78 सीट्स पे चुनाव हो गया 2020 में। फिर 2023 में वापस 78 लोगों के क्या हो रहे हैं सीट्स, मतलब 78 लोगों के 6 साल के टर्म पूरे हो गए, तो फिर वापस 2023 में 78 सीट्स पे इलेक्शन होगा। फिर वापस 78 लोगों की सीट्स पे चुनाव होगा 2026 में। ऐसे करके यहाँ पे इलेक्शन प्रोसेस चलता है। ये इलेक्शन कौन करता है? राज्यसभा का इलेक्शन किससे रिलेटेड है?
राज्यसभा का इलेक्शन है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज चूज करती है थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इतना क्लियर है। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, जिसे क्लियर नहीं होगा उसको इस लास्ट टाइम में पक्का क्लियर हो जाएगा। लोकसभा जो है, हम एक डिफरेंस बना लेते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। इनकी लोकसभा, रेड आ गया देखो, लोकसभा 5 साल का ही लोकसभा का, एक लोकसभा का टेन्योर 5 साल का होता है। आपने बुक्स वगैरह में देखा होगा कि नहीं देखा होगा कि फर्स्ट लोकसभा में क्या हुआ था, सेकंड लोकसभा में कौन से इश्यूज थे, थर्ड लोकसभा में कौन से इश्यूज थे, 11th लोकसभा में क्या हुआ था। हम पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते बुक में? हम क्या राज्यसभा में ये पढ़ते हैं कि फर्स्ट राज्यसभा में क्या हुआ, सेकंड राज्यसभा में क्या हुआ? ये नहीं पढ़ते हैं ना, क्योंकि राज्यसभा इज अ कंटिन्यूइंग चैम्बर। और लोकसभा क्या है? लोकसभा 5 साल के लिए बनती है, सरकार आती है, लोकसभा बनती है, जो जीत के आते हैं, 5 साल बाद ये लोकसभा भंग हो जाती है, फिर नया इलेक्शन होता है और फिर वापस नई लोकसभा, मतलब नई लोकसभा की वो दिलवाते हैं और नई लोकसभा अपना कार्यकाल शुरू करती है। हम बोलते हैं ना 15th लोकसभा, 16th लोकसभा, फर्स्ट लोकसभा में हुआ था। हम राज्यसभा में तो नहीं बोलते फर्स्ट राज्यसभा में हुआ था। तो कंटिन्यूइंग चैम्बर है, तो कैसे कंटिन्यूइंग चैम्बर है? कोई भी इंसान लाइफ टाइम तक क्या राज्यसभा का मेंबर रहेगा? नहीं रह सकता ना। ये आप खुद ही सोचिए, राज्यसभा को हम कंटिन्यूइंग चैम्बर बोल रहे हैं, तो मतलब क्या जो एक बार राज्यसभा में आ गया वो हमेशा जीवन भर रहेगा? ऐसा थोड़ी ना होगा ना। राज्यसभा में कोई आएगा तो उसकी भी तो टर्म होगी। तो यहाँ पे मेंबर्स की टर्म इन्होंने कर दी 6 साल की, और 6 साल में यहाँ पे प्रोविजन ये रख दिया, 6 साल में यहाँ पे प्रोविजन ये रख दिया कि हर 2 साल में 1/3 सीट्स खाली हो जाएगी। हर 2 साल में 1/3 सीट खाली हो जाएगी। तो रोटेशनल बेसिस पे कि हर 2 साल में 75 से लेके 78 सीट्स के बीच में चुनाव होंगे। 2020 में हुए तो फिर 2023 में, 23 में होने के बाद में 2026 में। सो ऐसे करके रोटेशनल बेसिस पे यहाँ पे इलेक्शन होता है। रोटेशनल बेसिस पे इलेक्शन होने का फायदा क्या है? रोटेशनल बेसिस पे देखो इलेक्शन होने का फायदा ये है, जैसे यूपी की 31 सीट्स है, हमने देखा था यूपी की कितनी सीट्स है? 31 सीट्स है। यूपी की 31 सीट्स है, तो क्या 31 सीट्स एक साथ में खाली हो जाएगी? क्या यूपी की 31 सीट्स एक साथ में खाली हो जाएगी? यूपी की 31 सीट्स एक साथ में खाली नहीं होगी, धीरे धीरे करके होगी। इन 3 उसमें होगी। मान लो एक बार में हो गई, हम समझ लेते 10, 10 और 10, ठीक है। यूपी की सीट्स भी जो 1/3 जो हर 2-2 साल का है ना, यूपी की सीट्स भी उसमें होगी। यूपी की सीट्स भी किसमें, मतलब यूपी की सीट्स भी कैसे वेकेंट होंगी? यूपी की सीट्स भी रोटेशनल बेसिस पे होगी। हमने जो 1/3 की बात करी थी कि हर 2 साल में 1/3 सीट्स राज्यसभा की खाली हो जाती है, तो फिर हमने क्या देखा था? हमने इससे पहले ये पढ़ा था कि पॉपुलेशन के बेसिस पे राज्यसभा की सीट्स डिटरमाइंड होती है, जिसकी जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उस स्टेट को उतनी ज़्यादा सीट। अब मान लेते हैं यूपी की 31 सीट्स है, 31 सीट्स है, तो 31 की 31 एक साथ में खाली नहीं हो जाएगी, वो धीरे धीरे, मतलब वो भी हर 2-2 साल के गैप में वहाँ पे इलेक्शन होगा। इसलिए हम राज्यसभा में देखते हैं कि आज भी वहाँ पे समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट होते हैं, बीएसपी के कैंडिडेट होते हैं, बीजेपी के कैंडिडेट होते हैं। यूपी में किसकी सरकार है? कंफ्यूज नहीं होना है। यूपी में किसकी सरकार है? यूपी में बीजेपी की सरकार है, ठीक है। तो बीजेपी की सरकार है, तो इस हिसाब से तो बीजेपी को पूरी 31 सीट्स बीजेपी की हो जानी चाहिए थी, है ना। अगर ऐसा देखें कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज इलेक्ट कर रही है किसको? राज्यसभा के मेंबर्स को। अब बीजेपी की 31 सीट्स है उत्तर प्रदेश में, अगर इस हिसाब से हो तो 31 की 31 सीट्स कौन लेके चली जाएगी? बीजेपी लेके चली जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, रोटेशनल बेसिस पे होता है। रोटेशनल बेसिस पे कैसे होता है कि अगर 31 सीट्स का चुनाव, यूपी में 31 सीट्स है, यूपी में 31 सीट्स है, तो ये भी रोटेशन में खाली होगी। जैसे 10 अभी हो गई, 10 2 साल बाद में हो गई, फिर 10 उसके 2 साल बाद में हो गई। तो ये सीट्स भी ऐसे रोटेशनल बेसिस पे वेकेंट होती है। तो इन 6 साल के बीच में यूपी में सरकार बदल गई। इससे पहले समाजवादी पार्टी थी, तो यहाँ पे कुछ समाजवादी पार्टी के भी मेंबर्स हैं राज्यसभा में।
अब राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के मेंबर्स क्यों हैं? क्योंकि जब यूपी में उनकी सरकार थी, तब जब राज्यसभा का इलेक्शन हुआ था तो उनके पास में मेंबर्स ज्यादा थे, तो इसलिए उनके इंसान वहां पे, इसलिए उनकी पार्टी के एमपी वहां पे है। अब बीजेपी के टाइम पे इलेक्शन हो रहा है तो बीजेपी ने अपने आदमी वहां पे भेज दिए, मतलब अपनी पॉलिटिकल पार्टी के वहां पे भेज दिए। अब हो सकता है वापस वहां सरकार पलट जाए, तो जो नई पॉलिटिकल पार्टी आएगी वो अपने वहां पे अपनी पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव वहां पे भेज देगी। इसलिए हम बोलते हैं कि राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं हो सकती। राज्यसभा में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की मेजॉरिटी लाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे सीट्स भी तो रोटेशनल बेसिस पे आती है। ऐसा थोड़ा ना कि बीजेपी की सरकार एक तो पूरी 31 की 31 सीट बीजेपी लेके चली गई, ये नहीं होता है। प्लस राज्यसभा में किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज की मेजॉरिटी आना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि प्रेफरेंशियल वोट सिस्टम होता है, प्रोपोर्शनल वोटिंग सिस्टम होता है विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। यहाँ पे प्रेफरेंस देते हैं ना कैंडिडेट ए बी सी डी, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, फोर्थ प्रेफरेंस। यहाँ पे प्रपोर्शन के बेसिस पे जिसको जितने प्रपोर्शन ऑफ द वोट मिले हैं उसको उतनी सीट मिलेगी, इस बेसिस पे होता है। इसलिए और भी राज्यसभा में किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की मेजॉरिटी होना बहुत मुश्किल है। आया समझ में? एक फाइनल क्विक रिवीजन करते हैं क्योंकि ये ट्रिकी है, इसलिए मैं चीजों को बार बार रिपीट कर रहा हूं। राज्यसभा इज एन कंटिन्यूइंग चैम्बर, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती। लोकसभा इज नॉट अ कंटिन्यूइंग चैम्बर, हर 5 साल में नई लोकसभा का गठन होता है। जैसे चुनाव होता है तो आप न्यूज़पेपर में आप आज तक लगाते हो तो आज तक में आपने नहीं देखा कि नई लोकसभा का गठन हो रहा है, देखो वो वोट ले रहे हैं। अब मुझे इतने अच्छे से बोलते नहीं आता है न्यूज़ चैनल वालों जैसे, लेकिन वो ऐसा ही कुछ बोलते हैं ना कि इन्होंने शपथ ली, ये हो गया, तो नई लोकसभा का गठन हुआ है। क्या आपने ऐसा सुना है कि नई राज्यसभा का गठन हुआ है? हमने कभी नहीं सुना ना ये चीज, क्योंकि राज्यसभा एक कंटिन्यूइंग चैम्बर है। अब कंटिन्यूइंग चैम्बर है मतलब कि राज्यसभा में इलेक्शन जो होंगे वो रोटेशनल बेसिस पे होंगे, मतलब कोई ना कोई राज्यसभा में हमेशा रहेगा और इलेक्शन रोटेशनल बेसिस पे होंगे। तो इसलिए ऐसा कर दिया था कि 1/3 सीट्स विल बी वेकेंट आफ्टर एवरी 2 ईयर्स। हर 2 साल के बाद 1/3 सीट्स खाली हो जाएंगी एवरी 2 ईयर्स। ठीक है, इसलिए ये किया था कि अगर 233 सीट्स हैं जिन पे कि इलेक्शन होना है, ठीक है, 12 नॉमिनेटेड तो हम छोड़ ही दो, 233 सीट्स है जिस पे कि इलेक्शन होना है, तो उनको 1/3 मतलब 78 करके इन पे इलेक्शन होंगे हर 2 साल में। ये नंबर थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं, 75 भी हो सकता है, 76 भी हो सकता है, मैंने 78 ले लिया है। ठीक है, 78 करके यहाँ पे चुनाव होते हैं कि इस 78 का 2020 में हो गया, इन 78 का 2023 में, इन 78 का 2026 में, ऐसे करके इनके इलेक्शंस होते हैं। इसलिए राज्यसभा को बोलते हैं कंटिन्यूइंग चैम्बर। अब राज्यसभा में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी क्यों नहीं मिलती, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी क्यों नहीं होती? ये हो भी सकती है, ऐसा नहीं है, लेकिन होना बहुत टफ है, एकदम इस बहुत ज्यादा ही डिफिकल्ट है। क्यों नहीं होती मेजॉरिटी? वो इसलिए नहीं होती है क्योंकि मान लो यूपी की 31 सीटें हैं, तो 31 की 31 सीटों पे एक बार में चुनाव नहीं होगा। 31 की 31 सीटों में भी इन गैप में होगा कि इतनी सीटों पे 2026 पे, कुछ सीटों पे 2023 पे और कुछ सीटों पे 2020 में, तो यहां पे भी चुनाव उसमें होगा, गैप्स में होगा। और इस गैप के बीच में ही सरकार पलटती है ना। इससे पहले समाजवादी पार्टी थी तो वहां पे समाजवादी पार्टी के एमपी ज्यादा थे और बीजेपी के कम थे। अब बीजेपी की सरकार आ गई, तो बीजेपी की सरकार में जब चुनाव हुए तो बीजेपी ने ज्यादा अपने एमपी भेज दिए और समाजवादी पार्टी ने कम भेजे। तो यहाँ पे भी ऐसे रोटेशनल बेसिस पे होता है, इसलिए वहां पे मेजॉरिटी नहीं होती। अगर हम आज देखें तो समाजवादी पार्टी के बहुत कम वोट हैं, मतलब बहुत कम सीट्स हैं कंपैरिजन टू बीजेपी। यूपी में समाजवादी पार्टी की बहुत कम सीट है कंपैरिजन टू यूपी, लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी की गूंज कहाँ सुनाई देती है? राज्यसभा में सुनाई देती है। और यही राज्यसभा की सबसे खासियत बात है, क्योंकि अगर सिर्फ वहाँ बीजेपी के इंसान होते, हम एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं क्योंकि बीजेपी की सरकार है, और सिर्फ बीजेपी के इंसान होते, तो अगर उत्तर प्रदेश में कुछ भी गलत होता तो क्या वो राज्यसभा तक आवाज जाती? नहीं जाती। बीजेपी के आदमी क्यों बोलेंगे? अब अदर अपोजिशन पार्टी जैसे समाजवादी पार्टी के कुछ लोग पहले से हैं, तो वो लोग उत्तर प्रदेश में कुछ भी गलत होता है तो वो राज्यसभा में बोलेंगे। ठीक है,
समझ में आ गया। इसलिए राज्यसभा एक बहुत ही पसंद है मुझे। राज्यसभा एज ए चैम्बर मुझे मतलब एक बहुत ही बैलेंसिंग रोल प्ले करती है राज्यसभा। आप भी देखिए, अब आप भी समझ गए कि राज्यसभा का कंपोजिशन कैसा है। अब आपको भी लग रहा होगा कि हाँ सर, बहुत बैलेंसिंग रोल तो प्ले करती है राज्यसभा। ये चीज क्लियर हो गई हमें, ठीक है। अब हम वापस इस पे आते हैं। राज्यसभा इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। 1/3 member of the house vacate their office after every 2 years. Rajya Sabha does not have any fixed tenure, while the members of the Rajya Sabha have tenure of 6 years. राज्यसभा का कोई फिक्स टेन्योर नहीं है। लोकसभा का फिक्स टेन्योर क्या होता है? 5 साल। और उसमें जो एमपीज इलेक्ट होके आते हैं उनका टेन्योर क्या होता है? 5। उनका भी टेन्योर होता है 5 साल। लेकिन यार राज्यसभा का टेन्योर नहीं है। राज्यसभा डज नॉट हैव एनी फिक्स टेन्योर, बट जो राज्यसभा में जो एमपी इलेक्ट होके आए उनका टेन्योर तो 6 साल का है ना। वो जीवन भर राज्यसभा के मेंबर थोड़ी ना बन के रह सकते, उनका टेन्योर तो 6 साल का है ना। सो उसमें इसकी बात की गई है। लोकसभा फ्लोज विद द गवर्नमेंट सिंस इट हैज मेजॉरिटी। लोकसभा हमेशा गवर्नमेंट के फेवर में रहती है, क्योंकि वहां सरकार ही तब बनती है जब बहुमत हो। सरकार तभी बनती है ना जब बहुमत हो। इसलिए लोकसभा फ्लोज विद द गवर्नमेंट सिंस इट हैज मेजॉरिटी। राज्यसभा एक्ट एज ए नॉन बायस हाउस। इसलिए नॉन बायस हाउस क्योंकि यहाँ पे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज होती है। केरला से जो एमपीज इलेक्ट होके आएंगे वो अलग पॉलिटिकल पार्टी के होंगे, वेस्ट बंगाल से आएंगे वो अलग पॉलिटिकल पार्टी के होंगे। सिर्फ राज्यसभा में सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी ही नहीं है, राज्यसभा में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज और अलग अलग सेक्शन के रिप्रेजेंटेशन वहां पे है राज्यसभा में। अ मेंबर इलेक्टेड इन द बाय इलेक्शन रिमेन्स द मेंबर फॉर द रिमाइंडर टर्म। बाइनियल इलेक्शन इज डिफरेंट। ये बाइनियल इलेक्शन क्या है? बाइनियल इलेक्शन मतलब कि हर 1/3 सीट्स हर 2 साल में वेकेंट होंगी, उसको बोला है बाइनियल इलेक्शन। 1/3 सीट्स हर 2-2 साल में वेकेंट होंगी, उसको बोलते हैं बाइनियल इलेक्शन। बाई इलेक्शन क्या होते हैं? मान लो किसी एमपी की डेथ हो गई, ठीक। एक एमपी थे एबीसी नाम के एक एमपी हैं, ठीक है। ये राज्यसभा में इलेक्ट हुए, यार लोकसभा ही मान लो, चलो राज्यसभा मान लेते हैं, ठीक है। राज्यसभा में इलेक्ट हो गए, राज्यसभा में ये इलेक्ट हुए 2020 में। इनकी टर्म होनी थी 2026 तक। 2026 तक इनका पूरा टेन्योर चलना था। एबीसी एक एमपी है जो राज्यसभा में इलेक्ट हुए, ये 2020 में इलेक्ट हुए थे और 2026 तक इनका पूरा टेन्योर चलना था 6 साल का। लेकिन इनकी 2021 में डेथ हो गई। जब इनकी 2021 में डेथ हुई तो बचे 5 साल क्या होगा? अब वो सीट खाली हो गई, जिस सीट पे ये जीत के आए थे वो सीट खाली हो गई। तो बचे 5 साल क्या होगा? बचे 5 साल क्या जिस पॉलिटिकल पार्टी के ये थे, क्या वो पॉलिटिकल पार्टी अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को, अपने किसी आदमी को वहां भेज सकती है? नहीं भेज सकती। फिर से इलेक्शन होगा। इस इलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? बाय इलेक्शन। क्या बोलते हैं हम इस इलेक्शन को? बाय इलेक्शन। अगर किसी की डेथ हो जाती है, कोई रिजाइन कर देता है अपने पूरे टेन्योर कंप्लीट करने से पहले, जैसे 2020 में ये जीत के आए थे, 2026 तक इनका टेन्योर था, लेकिन 2021 में इनकी डेथ हो गई है, तो अब बचे 5 साल इनकी सीट पे कौन रहेगा? तो यहाँ पे बाय इलेक्शन होंगे। अब जब बाय इलेक्शन होंगे तो जो भी इंसान जीत के आया, मान लो यहाँ पे कोई XYZ नाम का एक इंसान जीत के आ गया, ठीक है। इस सीट पे कोई XYZ जीत के आ गया, तो इसकी टेन्योर क्या होगी? इसकी टेन्योर जो एबीसी की बची वाली टेन्योर थी ना, सिर्फ वही रहेगी। मतलब ये सिर्फ 5 साल तक ही रहेंगे ऑफिस में, ये 6 साल तक नहीं रहेंगे, क्योंकि ये सिर्फ इन्हीं का रिमाइंडर वाला टर्म, जो टर्म इनका बचा था, इन्हीं के टर्म को ये पूरा कर रहे हैं। एबीसी की जो टर्म बची थी, इसी के टर्म को XYZ पूरा करेगा। क्लियर है ये वाली चीजें? बाय इलेक्शन आप समझ गए कि किसी की डेथ हो जाती है अचानक से, या फिर कोई रिजाइन कर देता है, तो उसे हम बोलते हैं बाय इलेक्शन। और कोई डेथ हो जाती है या फिर कोई रिजाइन कर देता है, तो फिर उस सीट पे जिसका इलेक्शन होता है, फिर उस सीट पे इलेक्शन जो होता है उसे हम बोलते हैं बाय इलेक्शन। ये चीज भी आपको क्लियर है। अब एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है कि जब राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूट हुई थी तब ये सिस्टम कैसे अपनाया था? लोकसभा में समझ में आ गया, आपने बोला कि सर हमें समझ में आ गया लोकसभा इज अ कंटिन्यूइंग चैम्बर। लोकसभा
डिसॉल्व हो जाता है हर 5 साल में। राज्यसभा इज अ कंटिन्यूइंग चैम्बर। आपने बोल दिया, हम समझ गए। आपने बोल दिया 1/3 मेंबर जो है वो हर 2-2 साल में अपना ऑफिस वेकेंट कर देते हैं, वो भी हम समझ गए। लेकिन सर जब पहली बार राज्यसभा में इलेक्शन हुआ था तब क्या हुआ था? तब भी तो कुछ ना कुछ हुआ होगा ना। जैसे पहली बार आज राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूट हो गई, अब राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूट हुई तो यहाँ पे एक साथ में यहाँ पे पूरे मेंबर्स आ गए, ठीक है। यहाँ पे जितने भी सीट्स थी सबका एक साथ में चुनाव हो गया है ना। यहाँ पे जितनी भी सीट्स थी सबका एक साथ में चुनाव हो गया, ठीक है। और सर आपने बोल दिया है कि 1/3 मेंबर वेकेंट कर रहे हैं अपना ऑफिस हर 2 साल में। 1/3 मेंबर वेकेंट, 1/3 मेंबर अपना ऑफिस हर 2 साल में वेकेंट कर रहे हैं। तब पहली बार हुआ था, तब क्या हुआ था सर? इन सब का टेन्योर है 6 साल का, 6 इयर्स। तो मतलब फिर तो अगर ऐसा देखा जाए तो 6 साल बाद पूरी राज्यसभा का ही चुनाव फिर से होना था। अगर इस हिसाब से देखा जाए कि हर मेंबर का 6 साल का टेन्योर होगा तो बार बार राज्यसभा का और लोकसभा का चुनाव एक जैसा ही हो जाएगा ना, क्योंकि एक साथ में एक बार पूरी सीट का इलेक्शन हुआ, सारी सीट्स एक साथ में एक ही साल में पूरी फिल हो गई और इन सब की टर्म थी 6 साल। तो इस तरीके से देखें तो फिर इनमें 1/3 वाला फॉर्मूला कैसे अपनाया गया? ये फॉर्मूला फिट नहीं हो रहा ना। अब जैसे ही राज्यसभा बनी वैसे तो एक साथ में इलेक्शन हुआ, उस टाइम पे ये थोड़ी ना था 1/3 वाला। तो अब हमने ऐसा किया है, लेकिन उस टाइम पे ऐसा क्या था? ऐसे क्वेश्चंस आने चाहिए मन में। उस टाइम पे ये हुआ था, लॉट सिस्टम हुआ था। ऐसे वो चिट में से नाम हम पहले खेलते थे ना बचपन में, राजा मंत्री चोर सिपाही खेलते थे ना, ऐसे चिट बना के कि ये राजा ये मंत्री है ना। तो वैसे भी यहाँ पे लॉट सिस्टम हुआ था। लॉट सिस्टम में क्या था, ऐसे नाम डाल दिए थे सभी एमपीज के, और ऐसा था कि जिस एमपी का नाम निकलेगा, जिस एमपी का नाम निकला उस लॉट में से, ठीक है, तो उस एमपी की टर्म 2 साल में खत्म हो जाएगी। ऐसे करके इन्होंने उन एमपीज की 2-2 साल की टर्म्स कम कर दी। फिर वापस से लॉट सिस्टम खेला, वापस राजा मंत्री चोर सिपाही। फिर उन्होंने देखा फिर उसमें से जिसका नाम आया उनकी टर्म उन्होंने कर दी 4 साल, और जिसका नाम नहीं आया उनकी टर्म हो गई 6 साल। ऐसे करके जब इनिशियली हमारी राज्यसभा कंपोज हुई थी, इनिशियली जब हमारी राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, तब ये वाला फॉर्मूला अपनाया गया था, लॉट सिस्टम वाला, ठीक है। इसको राजा मंत्री चोर सिपाही से याद रख लेना। ये वाली चीज भी आपको क्लियर है कि ऐसे करके हमारी राज्यसभा का जो आज जो वर्जन है, जो हम देखते हैं कि 1/3 जो मेंबर है वो हर 2 साल में सीट वेकेंट करते हैं, वो इस कॉन्सेप्ट से वेकेंट करते हैं। यहां तक भी क्लियर है आपको? अब हम चलते हैं वापस आगे की हमारी स्लाइड्स पे। हमारी स्लाइड्स में हम कहां पढ़ रहे थे? बाय इलेक्शन एंड बायनियल इलेक्शन भी आपको क्लियर है। बाय इलेक्शन और बायनियल इलेक्शन जो 1/3 मेंबर के हर 2-2 साल में जो चुनाव होते हैं उसकी बात की गई है। क्लियर है ये वाली चीज भी? तो हम कुलदीप नायर केस देखते हैं। अब कंपोजिशन ऑफ द राज्यसभा में अब सुप्रीम कोर्ट के क्या जजमेंट्स थे और कुछ एक एक्ट में अमेंडमेंट किए गए हैं, उसे देखते हैं। एक 2003 में पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट के थ्रू एक पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 में अमेंडमेंट लेके आई पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट ने क्या किया कि जो डोमिसाइल रिक्वायरमेंट थी राज्यसभा के इलेक्शन के लिए उसे खत्म कर दिया। अब डोमिसाइल रिक्वायरमेंट क्या है? आप बोलेंगे सर डोमिसाइल रिक्वायरमेंट क्या है? देखो, डोमिसाइल रिक्वायरमेंट में यह है कि 2003 से पहले क्या था? 2003 से पहले ये था कि मैं मध्य प्रदेश का हूँ, तो मैं मध्य प्रदेश से ही राज्यसभा का इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकता हूँ। आप बनाते हो ना अपना डोमिसाइल का, आप वो अपना क्या बोलते हैं, एक सर्टिफिकेट बनवाते हो ना, कई बार स्कूल कॉलेजेस में लगता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट हम लोग जमा करते हैं। तो वैसे ही राज्यसभा के इलेक्शन में 2003 से पहले ये था कि जो इंसान जिस स्टेट का है वो वहीं से राज्यसभा के लिए इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकता है। क्लियर है? मैं मध्य प्रदेश का हूं तो मैं सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश से ही इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकता हूं, मैं जाके कर्नाटका या तमिलनाडु से अपना इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर सकता। ये सारी चीज़ें 2003 से पहले थी। लेकिन 2003 में पार्लियामेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में अमेंडमेंट लेके आ गई, और पार्लियामेंट ने बोला कि राज्यसभा के इलेक्शन के लिए जो डोमिसाइल रिक्वायरमेंट है वो डोमिसाइल रिक्वायरमेंट अब नहीं रहेगी। जो राज्यसभा के इलेक्शन के लिए जो डोमिसाइल रिक्वायरमेंट है वो डोमिसाइल रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। अब इस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। ये हम देखते आ रहे हैं ना कि कोई भी एक्ट आता है तो उसका चैलेंज होना तय
एकदम स्वाभाविक सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट में जाएगा ही। कोई भी बिल आएगा तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा ही, कोई भी एक्ट बना तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा ही, ठीक है। तो इस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। तो उस केस का नाम क्या है? इन कुलदीप नैयर केस 2006 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है वो देखते हैं। रेसिडेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर कंटेस्टिंग द इलेक्शन ऑफ द राज्यसभा, Supreme Court held that residential qualification was never an essential feature of Indian parliamentary system. Supreme Court ने जो पार्लियामेंट ने जो एक्ट पास किया ना उसको सही बोल दिया। इट इज अ करेक्ट है इनका पार्लियामेंट का एक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि नहीं, आप पार्लियामेंट ने बहुत सही बोला है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ था ही नहीं कि हम रेसिडेंशियल क्वालिफिकेशन लें। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की कोई इच्छा थी ही नहीं कि हम रेसिडेंशियल क्वालिफिकेशन एज अ क्राइटेरिया लें। सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट रेसिडेंशियल क्वालिफिकेशन was never an essential feature of Indian parliamentary system. इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में रेसिडेंशियल क्वालिफिकेशन का कोई क्राइटेरिया ही नहीं है, क्राइटेरिया होना ही नहीं चाहिए। और पार्लियामेंट ने जो एक्ट पास किया है वो बहुत सही पास किया है। अब आप ये बताइए क्या ये जजमेंट सही है या गलत है? इस जजमेंट का आज भी कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस बहुत ज़्यादा है, हमें हर चीज़ का कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस देखना है। इस जजमेंट में मेरे हिसाब से ये जो सुप्रीम कोर्ट ने चीज़ बोली है, मैं इससे डिफ़र करता हूँ, मैं इस चीज़ से डिफ़र करता हूँ। उसका लॉजिक ये है, फॉर एग्जांपल मैं मध्य प्रदेश से हूँ और मुझे कल को राज्यसभा का इलेक्शन लड़ना है और मैं मतलब चले भी गया, मैं केरला चले गया, ठीक है, केरला में मुझे जीत गया, मैं केरला से मैं जीत गया और मैं राज्यसभा में पहुँच गया। तो मैं राज्यसभा किस बेसिस पे जा रहा हूँ? मैं राज्यसभा जा रहा हूँ कि मैं वहाँ पे केरला के लोगों को रिप्रेजेंट करूँगा। मैं वहाँ पे केरला में जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो भी वहाँ पब्लिक ग्रीवियंसेस हैं, उन्हें मैं वहाँ पे जाके एड्रेस करूँगा। हमने इसी लेक्चर के स्टार्टिंग में देखा था कि ये क्यों ज़रूरी है। हमने राज्यसभा का मैंने क्यों बताया था कि राज्यसभा क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जो रीजनल इशूज़ हैं वो भी एक ग्लोबल इशू बन जाते हैं, जो रीजनल इशू है वो भी एक नेशनल इशू बन जाते हैं, है ना। सो मैं अब चले गया केरला में, वहाँ से मैं जीत गया और मैं पहुँच गया राज्यसभा। अब मुझे वहाँ पे केरला की ABCD ही नहीं पता, तो मैं अपने स्टेट को क्या रिप्रेजेंट करूँगा? अगर मैं मान लो तमिलनाडु चले जाता हूँ तो वहाँ की मुझे लैंग्वेज ही नहीं पता, मैं कर्नाटका चला जाता हूँ तो मुझे कन्नड़ ही नहीं आती है, और मतलब मुझे कर्नाटका के अपने इश्यूज़ ही नहीं पता है, तो मैं कर्नाटका को राज्यसभा में कैसे रिप्रेजेंट करूँगा? अगर मुझे कर्नाटका के इश्यूज़ पता होंगे तभी तो मैं उसको वहाँ पे रिप्रेजेंट कर पाऊंगा ना, तभी तो मैं कर्नाटका के लोगों की आवाज़ बन पाऊंगा वहाँ पे राज्यसभा में, तभी तो मैं कर्नाटका के गवर्नमेंट की तभी तो मैं कर्नाटका के लोगों की आवाज़ बन पाऊंगा वहाँ पे। तो डोमिसाइल रिक्वायरमेंट ज़रूरी है। अब मैं इस चीज़ से, हम इस चीज़ से डिफर कर सकते हैं, आपसे भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप भी डिफर कर सकते हैं कि जो जजमेंट था वो ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। अब मुझे नहीं पता नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के क्या इशू है, मुझे नहीं पता कि सदर्न स्टेट के क्या इशू है, और मुझे अब मैं सदर्न स्टेट से चले गया राज्यसभा, मैं वहाँ पे क्या ही आवाज़ रखूँगा स्टेट की। तो इसलिए जो डोमिसाइल रिक्वायरमेंट है ना, ये मेरे हिसाब से डोमिसाइल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि जो जिस स्टेट का है वो उसी स्टेट से आए। अब आप बोलेंगे सर ये तो फिर इक्वालिटी वाली प्रिंसिपल की बात नहीं हुई, मतलब ऐसे में तो गड़बड़ हो जाएगा कि जो जहाँ का है वो वहीं से इलेक्शन लड़ेगा। आपकी बात भी सही है, लेकिन आप मेरे पॉइंट को भी समझिएगा कि जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ ना, वो पॉइंट भी बहुत ज़्यादा वैलिड है कि उसी इंसान को राज्यसभा का एक तो इलेक्शन लड़ना चाहिए जो वहाँ के इश्यूज को रिप्रेजेंट कर सके। जो राज्यसभा का पर्पस है, जो बेसिक पर्पस है कि वहाँ पे स्टेट्स की आवाज़ जाएगी, वहाँ पे स्टेट्स की आवाज़ गूंजेगी, पार्लियामेंट में स्टेट्स को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, वो रिप्रेजेंटेशन ही गलत है। एक तरीके से बस मैं जा रहा हूँ वहाँ, मुझे पता कुछ नहीं है, मैं बस बैठा हूँ, ताली बजा रहा हूँ, खी गप्पे दे के आ गया, यही काम होगा वहाँ पे पार्लियामेंट में। वैसे भी पार्लियामेंट में बहुत एंटरटेनमेंट ही चलता है, तो ये करके मैं घर आ जाऊंगा तो उसका फायदा ही क्या, वो रिप्रेजेंटेशन का फायदा ही क्या। इसलिए रेसिडेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है, ये चीज भी आपको क्लियर है। फिर राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है, इट इज एन ओपन बैलेट इन राज्यसभा इलेक्शन। हमने प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या देखा था, मैंने आपको ये बताया कि राज्यसभा का इलेक्शन सेम एज द प्रेसिडेंट इलेक्शन होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, बट प्रेसिडेंट का होता है सीक्रेट बैलेट। प्रेसिडेंट के इसमें होता है सीक्रेट बैलेट और राज्यसभा में होता है ओपन बैलेट। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, राज्यसभा में क्या होता है, ओपन बैलेट। ये डिफरेंस है प्रेसिडेंट और राज्यसभा के इलेक्शन में।
वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन सीक्रेट बैलेट से होता है कि ओपन बैलेट से होता है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताएंगे, क्योंकि हम वाइस प्रेसिडेंट भी पढ़ चुके हैं। तो आप लोग बताइएगा कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन सीक्रेट बैलेट से होगा कि ओपन बैलेट से होगा। राज्यसभा का इलेक्शन जो है ओपन बैलेट से होता है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है सीक्रेट बैलेट से। बाकी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट दोनों सेम है, मतलब दोनों जैसे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हमने देखा था सेम वैसे ही राज्यसभा के इलेक्शन में भी है। पार्टी विप इज नॉट एप्लीकेबल, नोटा ऑप्शन इज देयर इन द राज्यसभा इलेक्शन। पार्टी विप हम समझ रहे हैं बस 1 मिनट में, पहले आप ये वाली चीज समझ लीजिए। नोटा ऑप्शन इज देयर इन राज्यसभा इलेक्शन सिंस 2014। राज्यसभा के इलेक्शन में भी नोटा ऑप्शन है, नोटा ऑप्शन इज अवेलेबल इन राज्यसभा इलेक्शन। व्हाट इज इनकम्बेंट, ये बार बार ये कुछ है ना टर्म्स मुझे आपको बताना है जो कई बार लेक्चर्स में छूट जाती है, कई बार ये सारी चीज़ें लेक्चर में छूट जाती है। आप किसी बुक्स वगैरह को पढ़ेंगे ना तो आपको पता मतलब ये चीज़ें आती है। तो कभी भी इनकम्बेंट टर्म आए तो उसका मीनिंग क्या है, द पर्सन हु होल्ड्स द ऑफिस, जो पर्सन उस ऑफिस को होल्ड कर रहा है, जो उस पोजीशन पे है, जो करंट इनकम्बेंट हम बोलते हैं ना, द करंट इनकम्बेंट है सेड, मतलब मैं इस ऑफिस में था, मतलब एक मान लीजिए हम स्पीकर को भी एक तरीके से बोल सकते हैं, जैसे स्पीकर ने कोई डिसीजन दिया तो हम बोल सकते हैं द करंट इनकम्बेंट हैज गिवन दिस डिसीजन। द इनकम्बेंट, करंट भी नहीं, द इनकम्बेंट हैज गिवन दिस डिसीजन। तो इनकम्बेंट मतलब द पर्सन होल्ड्स द ऑफिस, जो पर्सन उस ऑफिस को होल्ड कर रहा है, ठीक है, इसका मतलब है इनकम्बेंट। अब हमें देखना है पार्टी विप इज नॉट एप्लीकेबल। पार्टी विप क्या होती है, देखो पार्टी विप मतलब होता है, पार्टी विप मतलब होता है कि मैं पार्टी के अगर अगेंस्ट जाके वोट करूंगा तो पार्टी मेरे खिलाफ विप यूज करेगी कि आपने पार्टी की बात नहीं मानी, आप पार्टी की बात नहीं मान रहे हो, आपको हम डिस्क्वालीफाई कर देंगे, ठीक है। जैसे मान लो कोई अभी पार्लियामेंट में बिल लेके आया गया, ठीक, अभी वहाँ पे बीजेपी की सरकार है, मतलब बीजेपी मेजॉरिटी में, इसलिए हम बीजेपी को एग्जांपल में ले रहे हैं, ठीक है। सो बीजेपी ने इशू कर दी, बीजेपी ने बोला कि आप सभी लोगों को बिल के येस में वोट करना है, ठीक है, येस बोलना है, और मैं हूँ बीजेपी का ही आदमी, मैं बीजेपी का कैंडिडेट हूँ, लेकिन मैंने नो में वोट कर दिया, तो पार्टी मेरे खिलाफ पार्टी विप इशू कर सकती है कि आप अपने पार्टी का जो डिसिप्लिन था, जो आप अपनी पार्टी की जो मर्यादा थी, आप उसे भूल चुके हो, आपने आपकी पार्टी की मर्यादा भूली है, अब आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। वो डिसीजन डिस्क्वालीफाई होना नहीं होना वो एक डिबेटेबल है, मतलब होगा कि नहीं होगा वो तो जो लीडर है वो तय करेंगे, लेकिन इसके बेसिस पे वो लोग मुझे पार्टी से डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं पार्टी विप। अब इन्होंने बोला पार्टी विप इज नॉट एप्लीकेबल, और क्या है यहाँ पे ओपन बैलेट है। अब सीक्रेट बैलेट जो होता है, देखो यहाँ पे अपने को समझना है, सीक्रेट बैलेट जो होता है, मान लो मैं वोटर हूँ, ठीक है, मैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सीक्रेट बैलेट होता है, तो मैंने उसमें ये मुझे बैलेट पेपर दिया गया ABCD, मुझे यहाँ पे प्रेफरेंस लिखनी थी, ठीक है। मैं अब चलो इस बार कांग्रेस का एग्जांपल लेते हैं, मैं कांग्रेस का इंसान हूँ, ठीक है, मैं कांग्रेस का हूँ और कांग्रेस की सरकार है, ठीक। अब मुझे कांग्रेस ने बोला, कांग्रेस ने अपने सारे जितने भी वो थे MP वगैरह उन सबसे बोला कि आप लोगों A को ही दीजिएगा वोट, A को ही आपको वोट देना है। तो हमने बोल दिया कि ठीक है A को वोट दे देंगे, लेकिन होना था सीक्रेट बैलेट। अब मुझे पता है प्रेसिडेंट केस में तो सीक्रेट बैलेट होगा, तो मैंने A की जगह B पे कर दिया, क्योंकि मेरी इच्छा थी कि मैं B को वोट दूं, और कांग्रेस ने मुझे बोला था कि आप A को वोट दीजिए, और मैंने A को सेकंड प्रेफरेंस पे रखा, लेकिन मुझे B जो कैंडिडेट है वो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता था, तो मैंने B को फर्स्ट प्रेफरेंस दे दी, और होना था सीक्रेट बैलेट, तो पता क्या ही चलेगा, तो इसलिए मैंने B को वोट दे दिया। तो सीक्रेट बैलेट में तो पता नहीं चलता, अब ओपन बैलेट में पता चल जाता है, ठीक है। ओपन बैलेट में सबको पता चल जाता है कि हम किसको वोट दे रहे हैं। तो अब राज्यसभा में ये कॉन्ट्राडिक्शन है, ये कॉन्ट्राडिक्शन को आप समझिए। राज्यसभा में बोल दिया कि इट इज एन ओपन बैलेट, मतलब जो आपके पार्टी लीडर हैं वो देख सकते हैं, आप जब वोट वहां पे डालने जाएंगे, जब आप उस बैलेट बॉक्स में वोट डालने जाएंगे, तो आप आपके पार्टी लीडर को ऐसे दिखाएंगे कि देखिए आपने जिसको बोला था मैंने उसी को वोट डाला, और वो पार्टी लीडर भी दिखेंगे कि हाँ इसने उसी को डाला है कि नहीं डाला। अब यहाँ पे क्या कंडीशन है, ओपन बैलेट है, पार्टी विप, पार्टी विप नहीं है, पार्टी विप नहीं है, ठीक है। अब मैंने ABCD, ठीक है। अब यहाँ पे हो रहा है राज्यसभा का इलेक्शन, मैं हूँ कांग्रेस का ही, मैं कांग्रेस का इंसान हूँ, मैं कांग्रेस का MP हूँ,
मुझे पार्टी लीडर ने बोला है कि आपको ए वाले कैंडिडेट को जिताना, आप ए वाले कैंडिडेट को फर्स्ट प्रेफरेंस दीजिएगा, लेकिन मेरी इच्छा है कि नहीं, मुझे बी वाले कैंडिडेट को फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है, तो मैंने दे दी बी वाले कैंडिडेट को फर्स्ट प्रेफरेंस और ए को दे दी मैंने सेकंड प्रेफरेंस। अब जब मैं वोट वहाँ पे बैलेट बॉक्स में डालने गया तो मेरे पार्टी लीडर ने बोला दिखाओ किसको वोट डाला, दिखाओ। तो मैंने दिखा दिया कि ये देखो बी को मैंने डाला है और ए को सेकंड प्रेफरेंस पे रखा है। तो उस टाइम पे तो पार्टी लीडर ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि पार्टी विप नहीं थी, पार्टी विप एप्लीकेबल नहीं है राज्यसभा इलेक्शन पे। तो पार्टी लीडर ने बोला कि चलो पार्टी विप तो है नहीं, छोड़ो जाने दो। लेकिन अब कल को मेरा कुछ काम पड़ गया, मेरी कहीं ना कहीं कुछ काम मेरा फंस गया, हम जो बोलते हैं ना कि मेरा कुछ काम अटक गया, ठीक है, मेरा कल को कुछ काम अटक गया। मैं उस पार्टी लीडर के पास गया कि सर मेरी ये काम अटक गया है। तो वो पार्टी लीडर क्या बोलेगा, जाओ तुमने हमारी पार्टी को वोट नहीं दिया था, वो मुझे भगा देगा एक तरीके से कि तुमने उस टाइम पे हमारी पार्टी को, हमारे पार्टी के कैंडिडेट को तुमने वोट नहीं दिया, तुमने दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को वोट दिया है, अब मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा। या फिर जब नेक्स्ट टाइम जब इलेक्शन होगा तो कांग्रेस जो पॉलिटिकल पार्टी होगी वो मुझे टिकट ही नहीं देगी, वो बोलेगी कि ये इंसान अपनी पार्टी के विरुद्ध गया है तो इसको टिकट देना ही नहीं है, हम किसी दूसरे कैंडिडेट को टिकट दे देंगे। तो पार्टी विप जब ओपन बैलेट है तो फिर पार्टी विप होने दो ना, फिर समस्या क्या है। जब ओपन बैलेट है तो वैसे भी हर इंसान अपने पार्टी के हिसाब से ही डालेगा, क्योंकि वो आगे की सोचेगा, उस इंसान को आगे की सोचनी होगी ना। जब ओपन बैलेट है तो वो इंसान आगे की सोचेगा कि मुझे लीडर को दिखाना है, जो मेरे पार्टी का लीडर है मुझे उसको दिखाना है कि मैंने किसको वोट किया है, तो वो इंसान आगे की ही सोचेगा। ये चीज भी आपको क्लियर हुई। तो ओपन बैलेट में पार्टी विप नहीं होने का कोई लॉजिक ही नहीं है। पार्टी विप नहीं भी है तो भी हमको क्या करना पड़ेगा, उस पार्टी के अकॉर्डिंग ही वोट डालना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे ओपन बैलेट है तो वो लीडर देख सकता है, जो हाउस ऑफ द लीडर है, जो मतलब जो मेरी पॉलिटिकल पार्टी का जो हेड है वो देख सकता है कि मैं किसको वोट डाल रहा हूं। तो अगर मैंने गलती से भी अपोजिशन को वोट डाल दिया तो मैं मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हूं, एक तरीके से देखो तो कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। तो इसलिए पार्टी विप ओपन बैलेट में कॉन्ट्राडिक्शन है, इन दोनों का यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन है। एक चीज और समझना है, मैंने आपको ये पहले भी समझाया था, इसमें हमें ये चीज समझना है, पार्टी विप जो है क्या वो हमारे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स जो है उसके वायलेशन में है। पार्टी विप और जो हमारे डेमोक्रेटिक जो प्रिंसिपल्स हैं, मुझे ऐसा लगता है आप लोग एनसीईआरटीज में क्या पढ़ते आ रहे हैं अब तक, आपने 6th में देखा होगा, 7th 8th 9th 10th 11th में देखा होगा कि हमारे यहाँ क्या होता है कि हम एक एमपी को चूज करते हैं, ठीक है, मैंने एक एमपी को चूज किया और एमपी आगे के लीडर्स को चूज करते हैं। तो वो एमपी किसके बिहाफ पे काम करेगा, सपोज मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैंने एक एमपी को चूज कर लिया, मैंने एक एमपी को चूज किया ए को, ये ए वाला जो इंसान है ये है कांग्रेस का, ये ए वाला इंसान है कांग्रेस का, ठीक है, ए वाला इंसान कांग्रेस का, और मैंने इस लीडर को चूज कर लिया है क्योंकि ये मुझे लगा कि ये इंसान बहुत ठीक है, ये मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम करेगा, तो मैंने इस इंसान को चूज कर लिया है। अब ए जो है ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट द मेंबर ऑफ रिप्रेजेंट द कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है, ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के मेंबर को रिप्रेजेंट करेगा। ए जो है वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन जब वोट डालने की बारी आती है, जब किसी बिल पे वोट करना होता है, तब ये वोट क्या अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के हिसाब से करेगा, नहीं, तब ये वोट करेगा कि कांग्रेस क्या बोल रही है मुझे उसके हिसाब से वोट करना होगा। फिर ये कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग जाए भले ही, कोई फर्क नहीं पड़ता इनसे, लेकिन मुझे मेरी पार्टी क्या बोल रही है उसके हिसाब से वोट करना पड़ेगा, क्योंकि अगले चुनाव की टिकट तो यही देगी, ये लोग नहीं देंगे। पहले चुनाव में हो सकता है कांग्रेस मेरी टिकट ही काट दे तो मैं यहाँ पे चुनाव ही नहीं लड़ पाऊंगा, तो इनका क्यों सोचूं, मैं मेरी पार्टी का सोचूं। तो पार्टी विप डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को वॉयलेट कर रही है ना एक तरीके से। हमारे एमपी क्या है, हमारे एमपी हमको रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोकसभा को क्यों बोलते हैं, द नोशन ऑफ वी द पीपल ऑफ इंडिया, लोकसभा रिप्रेजेंट द नोशन वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम हमारे एमपी को इलेक्ट करते हैं और हमारे एमपी प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं। ये चीज क्लियर है। तो वो एमपी किस बिहाफ पे काम करते हैं, डेमोक्रेसी में वो एमपी किसके बिहाफ पे काम करते हैं, वो एमपी हमारे बिहाफ पे काम करते हैं ना।
यही बोला जाता है कि ये जो एमपी है ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के लिए भले के लिए काम करेगा। ये इसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो लोगों के ग्रीवेंसेस है उनको वो लोकसभा में रिप्रेजेंट करेगा। अभी हम लोकसभा की बात कर लेते हैं, फिर राज्यसभा पे आएंगे, ठीक है। ये लोकसभा में रिप्रेजेंट करेगा। कोई भी बिल वगैरह होगा, जैसे कोई भी मान लो कोई भी बिल आया, कोई कुछ भी आया, तो ये उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी वाले जो चाह रहे होंगे उस हिसाब से वोट करेगा, बिकॉज दैट एमपी रिप्रेजेंट दी कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये वाली चीज क्लियर है। लेकिन जब वोट करने की बारी आती है तब ये कॉन्स्टिट्यूएंसी को कोई ध्यान नहीं रखता, तब इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को कोई ध्यान नहीं रखता, तब सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी को ध्यान रखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी क्या बोल रही है। अगर पॉलिटिकल पार्टी के अकॉर्डिंग वोट नहीं किया तो पॉलिटिकल पार्टी व्हिप इशू कर देगी मेरे खिलाफ, और अगली बार या तो मुझे टिकट नहीं देगी या मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, तो मैं कोई काम का नहीं बचूंगा। तो ये एमपी इस वाले प्रिंसिपल को वॉलेट कर रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूं पार्टी व्हिप जो है वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। ये वाली चीज भी क्लियर है। अब राज्यसभा में क्या होता है, राज्यसभा का इलेक्शन कैसे होता है, हम लोग जो है, ठीक है, सिटीजन्स ऐसा करते हैं, सिटीजन्स इलेक्ट एमएलए स्टेट लेजिस्लेटर, और एमएलए इलेक्ट्स एमपी ऑफ राज्यसभा, एमपी ऑफ राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा का इलेक्शन का यही प्रोसीजर है ना कि जो सिटीजन्स है वो एमएलए इलेक्ट करते हैं और ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, जो सिटीजन्स है वो एमएलए को इलेक्ट करते हैं और एमएलए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का पार्ट है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। और एमएलए किसको इलेक्ट करते हैं, एमपी ऑफ द राज्यसभा। ये हमने राज्यसभा के इलेक्शन में देखा। तो एमएलए रिप्रेजेंट द सिटीजन्स, एमएलए किसका विल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिटीजन्स का कर रहे हैं। तो जो एमपी भी है वो एमएलए से इलेक्ट होके गए हैं, जो एमपी है वो एमएलए से इलेक्ट होके गए। तो अल्टीमेटली ये एमएलए किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अल्टीमेटली ये एमएलए सिटीजन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, मतलब ये एमएलए सिटीजन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ रिप्रेजेंट सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे होता है, जब वोट मांगना होता है तब होता है, बाकी के टाइम पे एवरीथिंग मैटर्स इज दैट पॉलिटिकल पार्टी, एवरीथिंग जो मैटर करती है वो होती है पॉलिटिकल पार्टी। ये चीज भी क्लियर है। तो कैसे ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। लोकसभा का भी आपको समझ में आ गया कि लोकसभा रिप्रेजेंट्स द नोशन ऑफ वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया को क्यों, क्योंकि हम डायरेक्टली हमारे एमपी को इलेक्ट कर रहे हैं और वो एमपी हमारे प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट कर रहे हैं। ये वाली चीज भी क्लियर है, ठीक है। Party whip is not applicable. Open ballot in the Rajya Sabha. Open ballot is contradiction to party whip. Party whip हमारे क्या कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है क्या? मुझे आपसे ये पूछना है, जो ये पार्टी विप है, थोड़ा अच्छे से लिख दो, जो पार्टी विप है, जो पार्टी विप है, क्या ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है? कहीं पार्टी विप का कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है? अगर प्रीलिम्स में आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो क्या पार्टी विप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है? नो। क्या किसी एक्ट में मेंशन्ड है? नो। ये एक कन्वेंशन चले आ रहा है, ये ब्रिटेन में भी चलता है, ये सालों से एक कन्वेंशन चला आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग इस विप को एक्सरसाइज किया जाता है और ये कन्वेंशन फिर हमारे यहाँ भी चला है, ब्रिटेन में भी चलता है, यहाँ पे भी चलता है। पार्टी विप कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन में आए तो हमें ध्यान रखना है पार्टी विप is nowhere mentioned in the constitution. I hope आपको राज्यसभा का ये कॉम्पोजिशन समझ में आ गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि राज्यसभा से रिलेटेड और क्या क्या डिबेट्स हैं, प्लस हमने जो भी इसका एक क्रिटिकल एनालिसिस था वो हमने देखा, पार्लियामेंट का हमने बेसिक्स देखा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोकसभा को डिस्कस करेंगे। अभी राज्यसभा का बहुत सारी चीजें बची है लेकिन हम उसको और अच्छे से कवर करेंगे, लोकसभा को डिस्कस करेंगे और वोटिंग सिस्टम जो अलग अलग तरीके के होते हैं ना, मुझे आपको वो भी बताने हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।